जय हिंद, नमस्कार एंड वेलकम टू द यूपीएससी और जिंदगी नामा। साथियों, आप सबको मालूम है कि इस चैनल पर हम कर रहे हैं विभिन्न क्षेत्रों के विशेषज्ञों से यूपीएससी और जिंदगी पर संवाद। साथियों, इस कड़ी में आज हमारे साथ जो गेस्ट हैं, इनके आने से ये मंच आज बहुत गौरवान्वित महसूस कर रहा है। हम आज स्वागत कर रहे हैं डॉक्टर पीएन झा सर का। सर, बहुत बहुत स्वागत है। साथियों, सर का थोड़ा सा परिचय प्राप्त करेंगे जिससे बातचीत से आप कनेक्ट करें। सर यूपीएससी के रिनोड फैकल्टी हैं, एथिक्स आप पढ़ाते हैं, सोशियोलॉजी ऑप्शनल लगभग 24-25 वर्षों से आप बच्चों को सोशियोलॉजी ऑप्शनल में गाइड कर रहे हैं। लगभग 1000 बच्चों को आपने सोशियोलॉजी सिर्फ ऑप्शनल पढ़ाया। और साथियों, सर के तकरीबन 6000 यूपीएससी स्टूडेंट सक्सेसफुल कैंडिडेट रहे हैं सर के मार्गदर्शन में। और सर के इस शैक्षिक यात्रा की बड़ी उपलब्धि से ये कहेंगे कि सर के एक स्टूडेंट 2011 बैच के आईएफएस ऑफिसर हैं गौरव कुमार ठाकुर जी, जो कि इस समय इंडियन रिप्रेजेंटेटिव हैं जेनेवा के अंदर यूनाइटेड नेशन के। तो साथियों, सर से आज बहुत सारी बातचीत करेंगे। और चूंकि सर जेएनयू से बिलोंग करते हैं तो सर जेएनयू के बारे में हमें आज बहुत सारी चीज़ें बताएंगे। सर, हम बातचीत का सिलसिला शुरू करें इससे पहले हम थोड़ा सा आपकी जेएनयू वाली लाइफ और यूपीएससी की मेंटोर तक की अभी तक की जो जर्नी है उसके बारे में हम आपसे सुनना चाहें। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। आपने मेरा कुछ बड़ा ही परिचय दे दिया, लेकिन इसी कड़ी में मैं आपको बताना चाहूँगा कि ये सबसे पहले तो मैं आपको शुभकामना देता हूँ और कि आपने इतना बड़ा एक जो मिशन पे काम करना शुरू किया कि बच्चों तक आप सही माने में कि उनकी यूपीएससी की तैयारी जो है वो ऐसे लोगों से बतवाना जहाँ से कि वो सोर्स है उसकी, जो वो गंगोत्री है जी। तो ऐसे शिक्षकों को आपने अपने मंच पे लाया और मैंने काफ़ी आपका देखा, सारे एपिसोड्स को देखा है और बहुत मूल बातें निकल कर आ रही, क्योंकि आजकल सोशल मीडिया में इंटरव्यू देना बहुत आसान बात है और जिस तरह की बातें आती हैं और जिस तरह से लोग तैयारी करते हैं तो लोग गुमराह हो जाते हैं जी। ऐसे में एक सार्थक और सत्य प्रयास, न्यायबद्ध प्रयास जो आपने किया है उसके लिए मैं आपको फिर से एक बार धन्यवाद, शुभकामना दूंगा। और ये अच्छी बात है कि आपने कहा, जैसे आज तक यूपीएससी की जब हम चर्चा करते हैं गांव देहात में, लोग सोचते हैं बहुत सीरियसली पढ़ाई करनी होगी, बहुत मेहनत करना होगा, तब जाके कहीं कोई आईएएस बनेगा, आईपीएस बनेगा जी। लेकिन ये एक मिथ है। अगर रियलिटी अगर हम देखना चाहें तो रियलिटी बहुत मायने में बिल्कुल अलग है। यूपीएससी हमें एक ऐसे कंप्लीट व्यक्तित्व, एक संपूर्ण व्यक्तित्व की अपेक्षा रखता है कि जो विद्यार्थी अभ्यर्थी रहे हैं जी, उनका जो व्यक्तित्व हो वो अपने आप में एक जबरदस्त फुल 360 डिग्री फुल एक कैपेबल पर्सनालिटी हो, जो कि ऐसे विपरीत परिस्थिति में कार्य करें और समाज की सेवा करते हुए समाज की जो नीति है, समाज के जो कुछ भी क्रियाकलाप है उसको आगे बढ़ाए और प्रशासन का एक जिम्मेवार हिस्सा बने। तो इस तरह के जो कार्य में है, इसलिए मैं मानता हूँ कि यूपीएससी की जो भी बच्चे सोचते हैं कि बहुत मेहनत करना है, बहुत किताबों को पढ़ना है, ऐसा कुछ भी नहीं है। आपको यूपीएससी में एक ऐसे व्यक्तित्व का निर्माण करना है। जाहिर सी बात है, कंटेंट तो हमको जानना ही पड़ेगा जी। लेकिन कंटेंट को कैसे डिस्चार्ज करें, उसको कैसे पहुंचाएं, मेंस परीक्षा में अपने आंसर के द्वारा और इंटरव्यू में अपने वक्तव्यों के द्वारा, कि ताकि आपको लगे, सिस्टम को लगे कि आपसे बढ़िया ये मेरे पास में कोई कैंडिडेट नहीं होगा। तो इसको ध्यान में, जहाँ तक आपने बड़ी अच्छी बात कही कि जेएनयू और यूपीएससी, जी सर, तो सौभाग्य कह लीजिए या मौका कह लीजिए। मैं जमशेदपुर से आया और मुझे यहाँ पे 1992 में मैं जेएनयू का हिस्सा बना। वहाँ में हमने दाखिला लिया और मैंने देखा कि सारे लोग रिसर्च में ओरिएंटेड थे, लग रहे थे। मैं भी 6 महीना जम के एमए के कोर्सेज को करने का प्रयास किया और जो हमारी जो उस समय तत्कालीन बिहार की जो व्यवस्था थी उसमें तो लाइब्रेरी हुआ नहीं करता था, क्लासेस चलती नहीं थी और झारखंड आंदोलन चलता था। बहुत दिनों तक कोई क्लास नहीं, टीचरों का कोई देखा देखी नहीं, अपने से पढ़ते थे। खैर, जैसे तैसे करके वो कंपटीशन देकर तो आ गए, लेकिन जब यहाँ पढ़ने का मौका मिला तो हालत ख़राब हो गया। जेएनयू की जो सबसे बड़ी जो बिल्डिंग है उसको जेएनयू की लाइब्रेरी कहते हैं और 10 फ्लोर की है। अब उसमें किताब को देख के मुझे लगा कि इतनी किताबें एक जगह हो सकती है। उसके बाद मैं ऊपर से नीचे, नीचे से ऊपर सिर्फ उसके टाइटल को देखता था। उसके बाद जहाँ कहीं भी जाता था तो ऐसे बच्चे मिलते थे जिनकी अंग्रेजी ऐसी होती थी कि वो समझ में ही नहीं आती थी। ऊपर से एक
इलीट प्रकार का था, दो प्रकार के सीधे वर्ग दिखते थे, एक इलीट दिखता था और एक हम जैसे लोग थे जी जो बिहार से आए हुए थे, जो अन्य जगह से आए हुए थे। तो मैंने सोचा, अपने गार्जियन को मैंने पत्र लिखा कि मैं यहाँ शायद नहीं टिक पाऊंगा और कल्चरल प्रॉब्लम भी है और बाकी प्रॉब्लम भी है। लेकिन मेरे गार्जियन ने, मेरे पिताजी ने कहा कि 6 महीने का हमने फ़ी दे दिया है। उस समय महज 160 या 170 रुपये हुआ था। तो 6 महीने के बाद जब फेल हो जाना तब आना। तो मैं सोचा कि अब फेल होने की बात, मतलब मैं सोचा कि फेल कैसे हो सकता हूँ। जी फिर मैंने पढ़ना शुरू किया और मैंने एक चीज़ महसूस किया जेएनयू में कि जेएनयू के बारे में बाहर में जो कुछ भी एक पर्सपेक्टिव्स का निर्माण हुआ है या नैरेटिव्स हैं, लेकिन जेएनयू के अंदर में आज भी, चाहे विचारधाराएं कोई भी हो, जितने भी स्टूडेंट्स हैं आपस में बहुत सहयोगी हैं। और मुझे कई सारे सीनियर्स ने, इवन जूनियर्स ने भी, जो हमारे फॉरेन लैंग्वेज के जो बीए के जूनियर्स थे, उन लोगों ने मुझे बताया कि ये किताबें में ये है, इस किताब को यहाँ से पढ़ लीजिए, इस जीरोक्स को वहाँ से ले लीजिए। और बहुत सहयोग के साथ हमने पढ़ना शुरू किया और सब लोगों ने काफ़ी मदद किया और ये मेरा सिलसिला चलता रहा। सर, चूँकि आप जेएनयू में पहुँचे हैं इस समय बातचीत में, तो हम थोड़ा सा, एक पक्ष और है आपका जेएनयू का। आपने जेएनयू में विवाह भी किया और डॉक्टर वंदना झा मैम जेएनयू में प्रोफेसर हैं, हेड ऑफ डिपार्टमेंट हिंदी की रही हैं, उनसे आपका विवाह हुआ है, अर्धांगिनी है आपकी। तो जेएनयू का किस्सा वंदना मैम के साथ तो थोड़ा सा बताएं आप। ये तो एक कहानी है जो कि हर विद्यार्थी के जीवन में कहीं ना कहीं तो होता ही है जी। तो मैं काफ़ी सालों तक तो तैयारी कर रहा था, फिर हमने नेट निकाला, फिर कई विश्वविद्यालय में कई जगह पढ़ाया। उसके बाद यूपीएससी की तैयारी का जो वहाँ चलन था जी, वो छुपके था। जेएनयू वहाँ पे कोई भी, मेरे समय में यूपीएससी की तैयारी को लोग खराब मानते थे। क्यों सर? क्योंकि टीचर्स का मानना था कि ये रिसर्च बेस्ड यूनिवर्सिटी है और सरकार इतने पैसे लगा रही है आपको रिसर्च करवाने में, इसलिए आप रिसर्च पर ध्यान दीजिए, यूपीएससी वगैरह करना है तो अन्य विश्वविद्यालय में जाइए और कोचिंग कीजिए, बाहर जाइए, यहाँ रहने की जरूरत नहीं है। लेकिन हम लोग जब आए थे तो हम लोग ये सोच कर आए थे कि दिल्ली में रहने का मौका मिलेगा, सस्ता हॉस्टल मिलेगा, बढ़िया खाना मिलेगा और जम के कोचिंग करेंगे, तैयारी करेंगे और अपना यूपीएससी की तैयारी होती रहेगी और साथ में अपना एमए भी करते रहेंगे। तो ये हम लोग थोड़ी सी भी कहीं भी इस बात को रखते थे तो स्टूडेंट्स भी चिढ़ते थे और टीचर्स भी चिढ़ते थे। तो हम छुप के तैयारी करते थे। इवन क्लास में भी हम यूपीएससी के नोट्स को कॉपियों के बीच में रखकर पढ़ते थे और टीचर्स भी सावधानी से और ध्यानपूर्वक ये देखते थे कि दिसंबर में, उस समय नवंबर दिसंबर में मेंस हुआ करता था और उस समय एंड सेम एग्जामिनेशन हुआ करता था। तो कोई टीचर बहुत जो खुरापाती होते थे, वो यूपीएससी का जिस दिन होता था एग्जामिनेशन का, उसी दिन एंड सेम एग्जामिनेशन भी रखते थे। खैर भगवान की दया से हम लोग बच जाते थे क्योंकि वो यूपीएससी का उस समय लंबा चलता था, 15-20 दिन का चलता था। उस समय एक सब्जेक्ट नहीं था तो 2 सब्जेक्ट था, तो उसके कॉम्बिनेशन के कारण काफी लंबा उसका चलते रहता था, प्रोसेस चलता था। तो हम किसी न किसी तरीके से बचते थे, लेकिन ये स्थिति थी। लेकिन हम चुप थे। तो वहाँ पे कुछ ग्रुप्स था जो यूपीएससी की तैयारी करते थे चुपचाप, एनसीईआरटी का ग्रुप, उस पर डिस्कशन करना, क्योंकि जेएनयू में क्या है, रात के 2-3 बजे तक ढाबा खुला होता है, लोग ढाबा पे जाकर डिस्कशन करते थे। तो हमने एक छोटी सी ग्रुप बनाई थी और उसके कारण, और बाद में पता चला धीरे धीरे कि जो लोग कहते हैं कि यूपीएससी की तैयारी वो भी करते हैं और चुपचाप जाकर वो भी प्रीलिम्स देते हैं और उसमें से कई लोग फाइनली निकल भी जाते हैं। आज भी अगर आप ब्यूरोक्रेसी में देखेंगे तो मेरे समय में जो सबसे ज्यादा आईआईटी को छोड़कर किसी विश्वविद्यालय से अगर यूरोपीय में लोग गए तो वो सबसे ज्यादा जेएनयू में गए। बिल्कुल सर, और एक बड़ा इंस्टीट्यूट, ये वहाँ इंस्टीट्यूट आपस में तैयारी करते थे, सहयोग से करते थे और कोचिंग में जाने की जरूरत होती नहीं थी, आपस में ही सब सहयोग करके करते थे। और दूसरा जो आपने पूछा कि विवाह का, तो विवाह तो एक अंतिम चरण, क्योंकि मैं तो विवाह प्रोफेसर से नहीं किया था। विवाह तो वो हमारी, मतलब उस समय वंदना जी जो थी वो हिंदी विभाग में एक पढ़ने के लिए आई थी पटना से, और नहीं, उन्होंने एमए में एडमिशन लिया था और वो इकोनॉमिक्स ऑनर्स करके आई थी। अच्छा सर। और उसके बाद उनके जो विषय होते थे, वो विषय जो थे वो हिंदी में, वो भाषा विज्ञान, हिंदी के साथ वहाँ उर्दू भी है। तो मेरा जो सब्जेक्ट हुआ करता था वो भाषा विज्ञान भी हुआ करता था। तो भाषा विज्ञान में ऐसे ही हम दोनों की कहीं मुलाकात हो जाती थी। इसके बारे में मैं उनसे 1 साल सीनियर था, तो लाइब्रेरी में तो कहीं इस तरह की चीजें, और वो हम लोग दोनों मिथिला के थे तो मैथिली में बातचीत हो जाती थी और मैथिली के बहुत सारे बच्चे थे। तो धीरे धीरे इस तरह से हमारे संपर्क बढ़ते गए। फिर हम थोड़ी सी जान पहचान और आगे बढ़ी और ये सिलसिला काफी लंबे समय तक रहा। और फिर बाद में हमने तय किया कि भाई विवाह हो, तो हमारी विवाह जो है वो संपन्न हुई जेएनयू में। उस समय वो
एमफिल कर रही थी, उस समय विवाह हुआ। फिर उसके बाद हम लोग मैरिड हॉस्टल में गए विवाह के वक्त आप भी पीएचडी कर रहे थे? और मैं अपनी तैयारी कर रहा था। अच्छा उसके अलावा मैं टूरिज्म में ज्वाइन कर लिया था, क्योंकि मैं कई सारे फॉरेन लैंग्वेज को जानता था। अच्छा। तो स्पेनिश को जानता था, मंगोलियन को जानता था और इंडोनेशियन को। और मेरी पत्नी भी मंगोलियन इंडोनेशियन में डिप्लोमा जेएनयू से ही है। मैंने भी ये सारे कोर्स जेएनयू से किए थे। तो मैं ये इंडिया टूरिज्म को ज्वाइन कर लिया था और इंडिया टूरिज्म के अंतर्गत काफ़ी सारे कार्य को करता था मैं। तो साथ साथ यूपीएससी करता था, यूपीएससी तैयारी करता था। तो ये सब कार्य चलता रहा और धीरे धीरे फिर विवाह हो गया। विवाह होने के बाद फिर उसके बाद वंदना की नौकरी जो है बीएचयू के एक महिला महाविद्यालय बसंत महिला महाविद्यालय राजघाट में हुई। फिर धीरे धीरे हम लोग वहाँ शिफ्ट कर गए। मैं तो दिल्ली में तैयारी करते करते बाद में पढ़ाने लगा और वो काफ़ी सारे नौकरियों को मैंने किया, लेकिन मुझे कहीं पसंद नहीं आया। और मुझे अचानक से यूपीएससी का भी सफ़र कुछ ऐसा है कि एक जवाहर बुक डिपो में एक राणा जी हमारे मित्र होते थे जो किताब बेचते थे। उस समय जवाहर बुक डिपो बीरसराय का बड़ा नाम था। तो उन्होंने कहा कि यार चाणक्य आईएएस अकेडमी में एक टीचर हैं, उनका आईपीएस में हो गया है सोशियोलॉजी में, उदय जी, तो वहाँ पे टीचर की कमी है, तुम क्यों नहीं जाते हो वहाँ पे? खोज रहे, मैं मिश्रा जी को बताऊँ क्या तुम्हारे बारे में, तुम तो इतना अच्छा जानते हो। और तो मैं बोला ठीक है चलो देखते हैं। मैं गया मिश्रा जी से बात करने। तो मैंने उनके सामने शर्त रखा कि सर देखिए मैं इस तरीके से आऊँगा, इस तरीके से जाऊँगा। तो वो थोड़ा मुस्कुराए भी, बोले ठीक है आप क्लास लीजिए। तो मैं हिंदी में क्लास, उन्होंने कहा कि हिंदी में पढ़ाना पड़ेगा। और उस ज़माने में हिंदी में पढ़ाना किसी सोशल साइंस के सब्जेक्ट को बहुत कठिन था। तो मैंने, चूँकि मैं बिहार का था और मैं हिंदी में पढ़ा हूँ बचपन से मैं, तो मेरे लिए कोई ऐसा विषय नहीं था। मैं अंग्रेजी हिंदी में आराम से पढ़ाता था जी। तो हिंदी में पढ़ाने लगा, बाद के वर्षों में अंग्रेजी में पढ़ाने लगा। तो जब मैं देखा, मैं 4 विद्यार्थियों को उन्होंने मुझे दिया और ईश्वर की कृपा से चारों के चारों विद्यार्थी आईएएस हो गए। क्या बात है। तो मुझे लगा कि मैं भी पढ़ा सकता हूँ क्या। और फिर मैं फिर पढ़ाना शुरू किया। उसके बाद मैंने पूरा एफर्ट उसमें डाल दिया और उसके बाद कई सारे बच्चे पास करते गए। फिर चाणक्य का तो अपने आप में इतिहास बन गया और मिश्रा जी ने जबरदस्त ढंग से उसको ग्रो करवाया। हमारी मैगजीन आया करती थी, हमारे बैचेस हर 2 महीने पे बैच आते थे, पूरे हिंदुस्तान में हम लोग छा गए। तो इस तरीके से, और सब तरह के, हिंदी में इंग्लिश में सब तरीके से एक कंप्लीट इंस्टीट्यूट बन के निकले। तो उस जमाने के हम लोग हैं, उस जमाने में हम लोगों ने मेहनत किया, सब कुछ किया। और क्योंकि यहाँ पे टीचर्स 2 तरह के होते थे। एक तो टीचर्स होते थे जो कि यूपीएससी की तैयारी के बाहर से आए बीटेक वीटेक करके, उसके बाद उन्होंने बहुत दिन तक उसमें तैयारी में लगा दिया, अब वापस कहाँ जाएंगे, मार्जिनल मैन हो गए। तो उन्हें सब्जेक्ट की समझ हो या नहीं, लेकिन अपनी जो कोचिंग की जो पेपर्स होते थे उसको लेके आके वो खुद ही टीचर बन जाते थे। और टीचर बन गए, विवाह हो गया, अच्छा सा चैम्बर हो गया, लोग आए उनसे मिलने के लिए, प्रचार की दुनिया है, हिट हो गए। ठीक है, 2-4 साल 5 साल चला, उसके बाद फिर निकल गए, फिर दूसरा बिजनेस हो गया। और कुछ टीचर ऐसे थे जो उसी सब्जेक्ट में लंबी पढ़ाई किए थे, सब्जेक्ट का ज्ञान था, रिसर्च का ज्ञान था और परीक्षा भी दिए थे। तो हम लोग दूसरे श्रेणी के शिक्षक, जो हम लोगों ने विषय को समझा था, बड़े बड़े प्रोफेसर से समझा था, योगेंद्र सिंह जी से समझा था, केएल शर्मा जी से समझा था, रोमिला थापर जी से समझा था, बिपिन चंद्रा से समझा था। क्योंकि जेएनयू में बड़ी खासियत है कि आप एमए में 16 विषय आपके लेने होते हैं, उसमें से आप 12 विषय अपने सब्जेक्ट के लीजिए और 4 विषय आप किसी भी सब्जेक्ट के ले सकते हैं, किसी भी स्कूल से। तो अगर सपोज कीजिए कि आप समाजशास्त्र के छात्र हैं, तो उस समय बिपिन चंद्र जी थे, जीवित थे, तो बिपिन चंद्र जी का आधुनिक इतिहास आप ले लीजिए, रोमिला थापर जी का आप एंशिएंट हिस्ट्री ले लीजिए। तो आप स्वयं, तो आप इतने बड़े बड़े लिविंग लीजेंड से पढ़ना, इतने बड़े बड़े प्रोफेसर से पढ़ना, उनकी बातों को समझना कितनी बड़ी बात थी। बिल्कुल। इसलिए वहाँ पे हर विषय में बच्चा जो भी यूपीएससी, ये बात तय है कि जिसने भी यूपीएससी की तैयारी किया जेएनयू में या जेएनयू में पढ़ा, वो आज भी अपनी विद्वता पे, अपने पढ़ने की जो हैबिट्स है उसको बचा के रखा है और उसको जीता है। क्योंकि सर हम जानते हैं कि आपने बहुत सारी पुस्तकें भी लिखी हैं, तो सोशियोलॉजी ऑप्शनल की आपकी किताब बहुत फेमस हुई, उसके बारे में थोड़ा सा बताएं। बहुत अच्छी बात आपने किया। 2012 में मैंने ये फील किया कि उस समय सिलेबस चेंज हुआ था, और सिलेबस चेंज हुआ था उस समय एक सब्जेक्ट की बात आ गई थी, और धीरे धीरे ऐसा होने लगा कि जो कोचिंग्स थे उसमें जब मैं जाता था, बेसिकली मैं तो मधुबनी जिला का रहने वाला हूँ, तो उसके बाद फिर बनारस में बहुत समय बिताया मैं। तो मैं देखा कि जो बच्चे ऐसे हैं जो उनकी जो जिसको कह सकते हैं आप इंटेलिजेंसी है, वो खत्म हो जाती है संसाधनों का अभाव में। कुछ दिन तक वो जोर करते हैं, फिर वो दिल्ली नहीं जा पाते, इलाहाबाद नहीं जा पाते, पटना नहीं जा पाते। ठीक है जी। और दूसरी बात, अगर उनको किताब पढ़ने को मिलता है
तो जाहिर से उस समय में हिंदी मीडियम ज़्यादा था, राजस्थान में, बिहार में, यूपी में, मध्य प्रदेश में। तो हिंदी मीडियम की किताबें जो आती थी समाजशास्त्र की, और यूपीएससी की कोई फिक्स किताब तो होती नहीं है, कुछ चैप्टर्स आप इधर से लीजिए, कुछ चैप्टर आप उधर से लीजिए। उस समय जो किताबें आती थी, उस किताब में क्या था कि अगर वो 2004 ईस्वी में लिख रहा है या 2012 में लिख रहा है, उसमें डेटा जो होता था वो 1999 का होता था, क्योंकि अंग्रेजी की किसी किताब का उसने हिंदी अनुवाद किया। अब वो पहले ही पुराना हो चुका है, तो कोई लेटेस्ट रिपोर्ट नहीं। और यूपीएससी को कैसा चाहिए? यूपीएससी को परफेक्ट जवाब चाहिए। यूपीएससी को ये चाहिए कि अभी बांग्लादेश में एमएमआर क्या है, अभी इंडिया के साथ उसका क्या मुकाबला है। ठीक है, उसमें अगर हम पुरानी डेटा को लिखते थे कि वो यहीं पे हिंदी माध्यम के छात्र मार खा जाते थे। दूसरी बात, जब हम थिंकर्स की बात करते थे तो थिंकर्स में बहुत इन डेप्थ स्टडीज में थिंकर्स का क्या रोल है। ठीक है, मार्क्स तो जर्मनी के थे, इंग्लैंड पे उनका बड़ा काम था, जर्मनी पे बड़ा काम था, पूरे यूरोप पे था, पूरे देश पे, दुनिया पे था। लेकिन भारत के भी 1857 पर उन्होंने टिप्पणी किया था। और आज भी भारतीय ग्रामीण अर्थव्यवस्था पर अगर देखें या नक्सलवादी आंदोलन देखें तो कहीं नहीं मार्क्सवादी चरित्र दिखता है। क्या भारतवर्ष में तो कम्युनिस्ट पार्टी और दोनों पार्टी दिखते हैं, सीपीआई और सीपीएम नाम ही है मार्क्सवादी। बिल्कुल। तो इस चरित्र को समझा पाना हिंदी किताब से में बहुत कम था, और था भी तो 50 पेज में, 60 पेज में, असली बात नहीं थी। ठीक है, यूपीएससी में तो आपको जनरल स्टडीज भी पढ़ना होता है, वो भी एक काफी लेंथी प्रोसेस है। ऐसे भी लिखना होता है, हिंदी इंग्लिश भी लिखना पड़ेगा, उसके साथ साथ सब्जेक्ट पढ़ना पड़ेगा। तो अगर आप मार्क्स को 6 महीने में पढ़ेंगे तो आप तैयारी कैसे कर पाएंगे? तो हमने क्या किया कि सारे जितने भी थिंकर्स थे, वो थिंकर्स के जो लेटेस्ट, जो उसके ऊपर में टीका टिप्पणी, आलोचना या उनका जो व्याख्यान या उससे जो जुड़ के समाज के, भारतीय समाज से जुड़ी बातें, उन सबको हमने अपनी हिंदी किताब में रखा। और रखने के साथ साथ हमने उसको इतना हैंडी बनाया कम पैसे में, और सारे के सारे फर्स्ट और सेकंड चैप्टर्स, जो पेपर्स के चैप्टर्स को रखा। और पहली बार एक प्रयोग किया, उस प्रयोग में साथ दिया मुझे मेरे बहुत अच्छे मित्र हैं सिद्धार्थ मित्तल जी, वो ज्योग्राफी के टीचर, पहले वो मनोविज्ञान पढ़ाते थे। तो उन्होंने भी मुझे काफ़ी, क्योंकि वो अरिहंत पब्लिकेशन जो सीरीज आ रही थी उसमें मेंस के सारे अध्यायवार मुख्य परीक्षा पर वो गाइड थे कि अध्याय के बारे में बताते बताते पूरे सिलेबस के बारे में बता देना। उसमें हम लोग क्या करते थे, किसी अध्याय को उठाते थे, उस पर लेखक का दृष्टिकोण मारते थे कि इस अध्याय के बारे में लेखक का दृष्टिकोण क्या है, पढ़िए। तो बच्चा वहाँ पढ़ते रहता था, उसको लगता था टीचर क्या बोलना चाहता है। उसके बाद क्या करते थे, लघु उत्तरीय और दीर्घ उत्तरीय क्वेश्चंस को लगाते थे, और उसके लघु उत्तरीय क्वेश्चंस कितने प्रकार के हो सकते हैं और उसका आंसर एक ही होगा, वो भी दिखाते थे। और उसमें उत्तर संकेतक, हर प्रश्न में उत्तर संकेतक लिखते थे कि आपको अगर ऐसा पूछा जाए तो इस चीज पे ज्यादा जोर दीजिए, इस चीज को छोड़ दीजिए, इस चीज को मिला दीजिए, सेकंड पेपर का इस चैप्टर से यहाँ चीज को ले आइए, ऐसे उत्तर संकेतक दे देते और लिखते थे। ऐसे करके हमने पूरी की पूरी जितनी अध्याय थी, पूरी की पूरी किताब को एक में समेट दिया। मतलब सोशियोलॉजी को आपने बिल्कुल इजी बना दिया। और इसके बाद क्या हुआ, 44,000 मेल अलग अलग जगह जो विद्यार्थी तैयारी करते थे, कई मेल पे आए, और मुझे लगा कि लोग अच्छे से पढ़ रहे हैं। आजमगढ़ में खाली वही किताबें चल रही है, प्रयागराज में वही किताबें चल रही हैं, तो ये कभी, और कई लोग इससे उसको पढ़ पढ़ के उनका इतना इंटरेस्ट आ गया तो लेक्चरर बन गए, नेट दे दिया, एमए कर लिया सोशियोलॉजी में। तो ऐसे भी इसकी यात्रा, तो मैं बहुत संतुष्ट हुआ इस तरह की किताब को लिखने से कि किताब ने इतने लोगों को एक सही जगह पर पहुंचाया। सर, अब बातचीत के बाद हम थोड़ा सा अपने मूल सवालों की तरफ बढ़ेंगे। और चूंकि सर आपने हजारों विद्यार्थियों की सफलता और संघर्ष को बहुत करीब से देखा, और हम आपके अनुभव के अनुसार जानना चाहेंगे कि एक सफल और असफल अभ्यर्थी के बीच आप मूल अंतर क्या पाते हैं? देखिए, ये बहुत आसान है, ये डिमार्केट करना बहुत आसान है जी। हम कुछ भी जो काम करते हैं वो बाय चॉइस और बाय चांस करते हैं। जी, बाय चॉइस या बाय चांस? बाय चांस। जी। बाय चांस का मतलब हुआ कि मान लीजिए मुझे रोटी और सब्जी खानी थी, तो बाय चांस वहां पे खत्म हो गया। हाँ। तो मुझे चावल दाल खाना पड़ेगा। हाँ। ठीक है जी। तो ये बाय चांस ही है, तो बाय चांस गए वहां पे, खत्म हो गया, कुछ हो गया, मैंने समझौता कर लिया। अब उसको आप अंग्रेजी में कमिटमेंट कहिए, डेडिकेशन कहिए, 50 तरह की बातें कह सकते हैं। बिल्कुल। ठीक है, लेकिन बहुत महत्वपूर्ण चीज क्या है कि बाय चॉइस कि मुझे यही काम करना है, यही बाय चॉइस आपको एक जुनून देता है, किक देता है। ठीक है, मुझे ये पसंद है, हाँ, मुझे यही करना है। अब किसी लोगों को, पुराने लोगों को देखेंगे मुझे मोती साबुन से ही नहाना है,
खस साबुन से। तो आज भी गांव में ऐसे लोग हैं, महिलाएं मोती साबुन से ही नहाएं। ठीक है, मुझे जो है वो कोठारी का गंजी पहनना है। एक समय में कोठारी का गंजी नंबर 1 होता था, कलकत्ता से आता था बनियान, तो कोठारी का बनियान ही खरीदेंगे। रेमंड्स के कपड़े खरीदने हैं, रेमंड्स के कपड़े ही पहनेंगे। बिल्कुल सही, समझे कि नहीं? तो ये कुछ चीजें होती है बाय चॉइस, और बाय चॉइस जब आप तैयारी करेंगे तो उसमें आप कहीं आगे पीछे कुछ नहीं देखते, सफलता आपको भूख नहीं लगती, प्यास नहीं लगती, कुछ नहीं लगती। ठीक है, ये सपोज कीजिए एनसीईआरटी किताब है जी, सब लोग कहते हैं एनसीईआरटी किताब पढ़ लो, एनसीईआरटी किताब पढ़ लो। ठीक है, लेकिन एनसीईआरटी किताब पढ़ने का एक जो है ना जज्बा और एक तरह का जो जुनून है वो कैसे है, जैसे कोई एक युवा वर्ग में कोई किसी एडमिशन लिया कहीं पर, उसको प्रेम हो गया, कोई छात्र को एक लड़के को एक लड़की से प्रेम हो गया। अब इसकी एक समय होती है, 18 साल से 25 साल के बीच में प्रेम बहुत परवान चढ़ता है जी, हम लोग सब जानते हैं। उसका पीछे लिबिडो वाला वो बता रहा हूँ मैं आपको। लेकिन उसमें क्या है कि अब वो लड़की अगर कुछ पूछेगी तुम यहाँ पे आ जाना, मेरे लिए जेरॉक्स करके ले आना, रात के 3 बजे में अगर उसने कहा कैसा है मुझे ये समझ में नहीं आ रहा, ये ले आना, या मैं अभी तक भूखी हूँ कहीं से कुछ लेकर आ जाओ, वो स्टेशन से जाकर खरीद के ले आएगा, मेरे पेट में दर्द हो गया है मुझे हॉस्पिटल जाना है। तो वो जो एक तरह का जो किक होता है ना, वो अगर एनसीईआरटी किताब से हो जाए प्रेम, कि अगर रात के 12 बजे में दिमाग में आ जाए कि ज्योग्राफी में ये नदियां इधर जा रही हैं, यहाँ जाकर रुक क्यों जाती है, पश्चिम की ओर क्यों मुड़ रही है, आखिर में इसके पीछे क्या रीजन है, अब वो समझ में नहीं आ रहा है, चलो फिजिकल ज्योग्राफी का किताब खोलते हैं। ये नहीं कह रहे यार सोए हुए हैं आप कल सुबह देखें, ना 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 ना, लाइट जलाया, किताब को निकाला, उसको तुरंत वहां पे संतुष्टि किया। तो ये जो बाय चॉइस वाले जो लोग होते हैं वैसे होते हैं। सक्सेस हो उनकी नजर में सक्सेस होता है, वो सक्सेस को हिट करते हैं। हाँ, समय उनके पास में समय की चीजें होती है, कई बार कई सारे फैक्टर्स होते हैं, जैसे हमारा हेल्थ फैक्टर है, कई सारा जो है हम समय पर नहीं पहुंच पाए, ये अन्य जो एक्सटर्नल फैक्टर्स होते हैं उसको मैं नजरअंदाज नहीं करता जी। लक फैक्टर भी होता है उसको, लेकिन जो अगर आप बाय चॉइस से अगर कोई चीज को अगर लेना चाहें तो देर सवेर आप तक वो पहुंचेगी, समझ रहे हैं, और वो रूप में ना पहुंचे, दूसरे रूप में पहुंचे, लेकिन कहीं ना कहीं। और दूसरी बात, ये जो परीक्षा है ना अपने आप में जी, ये इसकी अगर आप ऐतिहासिकता में जाएंगे ना तो ये जो जीएस लेने का पेपर है, ये दूसरे पेपर है कि ये आदमी ये ले सकता है, वो मैकाले का जब था ना, मैकाले ने जब इसको डिजाइन किया था कोर्स वर्क, तो उसका कहना था कि अगर एक बच्चा अगर किसी अपने सब्जेक्ट में अगर तेज होता है, उस समय फिलोसफी से हिस्ट्री से तरह तरह से लोग आते थे, तो कलेक्टर बनने के लिए फिलोसफी की क्या जरूरत है, मधुबनी जिला के कलेक्टर बनने के लिए फिलोसफी की क्या जरूरत है, सुबह से शाम तक किसान की सेवा करना, ये कार्ड वो कार्ड लन पर यही सब चलता रहेगा, ठीक है ना, ये एसडीएम के लेवल पे अगर आप जाते हैं तो क्या जरूरत है, बिल्कुल ठीक है ना। लेकिन उसका ये कहना था कि इंटेलेक्चुअल की पहचान करेंगे कैसे, इंटेलेक्ट की पहचान करेंगे कैसे। उनका कहना था कि अगर आप एक विषय में तेज होते हैं तो जाहिर सी बात है कि आप सब विषय में तेज होंगे। जैसे मैं आपको कहता हूं, अगर आपकी मातृभाषा अच्छी है तो आप अगर फॉरेन लैंग्वेज सीखेंगे ना तो वो भी आप जल्दी सीख जाएंगे, इंग्लिश भी आपकी अच्छी होगी, लेकिन आपकी मातृभाषा अच्छी होनी चाहिए। जिसकी मातृभाषा अच्छी नहीं है, जो खुद कॉन्फिडेंट नहीं है मातृभाषा पे, वो अन्य भाषा में और समस्या होगा, उसको फंसेगा वो। और जो लैंग्वेज है ना, जैसे जिसको हम लोग बोलते हैं, नॉम चॉम्स्की बोलते हैं कॉम्पिटेंस एंड परफॉर्मेंस, इसी को सस्योर ने कहा है लैंग एंड परोल, ठीक है जी सर, ठीक है ठीक ठीक है सर हाँ बोले सर, क्योंकि अच्छा आपको शुगर फ्री चाहिए था उसमें कंफ्यूजन। तो लैंग एंड परोल की बात उन्होंने की है, तो उन्होंने यही कहा है कि कोई भी चीज जब हम करते हैं ना जी, जो आप देख रहे हैं, एक विद्यार्थी यूपीएससी पास कर गया, लेकिन यूपीएससी पास करने का जो सफर है, उसके दिमाग की बनावट क्या थी, उसकी मानसिक संरचना कैसी थी, वो क्या सोच रहा था अपने बारे में, अपने विद्यार्थियों छात्रों के बारे में, अपने माता पिता के बारे में, तो ये आप नहीं समझ पाएंगे, क्योंकि वो लैंग है, वो कॉम्पिटेंस है, आप सिर्फ उसके परफॉर्मेंस को देख रहे हैं। आई थिंक सर ये जो सवाल का जवाब था आपने बड़ा मतलब जो दिया, सवाल का जवाब दिया आपने सीधा सीधा न दे करके उसके मर्म को समझाया, ये मुझे बहुत अच्छा लगा। सर अब अगले सवाल की तरफ बढ़ेंगे।
सर आज के समय में आपने देखा होगा कि एस्पिरेंट के सामने सोशल मीडिया कंपैरिजन, सोशल मीडिया का प्रेशर है, दूसरों से कंपैरिजन का प्रेशर है, और इंस्टेंट सक्सेस कल्चर आजकल आप देख रहे हैं बहुत तेज़ी से बढ़ रहा है, और ये निश्चित तौर पे उनके लिए एक चुनौती है। आपकी नज़र में इन सभी बदलावों में सिविल सेवा की तैयारी को इन बदलावों ने कितना प्रभावित किया? देखिए, आप कई सारे शिक्षकों का ऑलरेडी इंटरव्यू पॉडकास्ट करा चुके हैं जी, और आप जानकार भी हैं इस विषय पे काफ़ी। मुझे सिर्फ ये बताइए कि यूपीएससी के क्वेश्चन को बनाता कौन है? कोचिंग के शिक्षक बनाते हैं या विश्वविद्यालय के शिक्षक बनाते हैं? सर मुझे जहाँ तक एक चीज़ पर कंफर्म हूँ कि कोचिंग के शिक्षक को नहीं बनाते, 100% विश्वविद्यालय के शिक्षक जो होते हैं, अच्छे अच्छे विश्वविद्यालय के, वही बनाते उनकी एक पैनल बनी हुई है जी। वो पैनल पे वो आके वो बनाते हैं। 5 स्टार होटल में या यूपीएससी के गेस्ट हाउस में जहाँ वो रखते हैं वहाँ वो रहते हैं, निकलते भी नहीं है, बनाते हैं। कॉपी भी ऐसी चेक होता है, ठीक है। जी। मेरे बहुत सारे मित्र हैं जो प्रोफेसर हैं, वो एक काम को करते हैं, जी। ठीक। उनको कोचिंग वाले से कोई मतलब नहीं। कोचिंग की दुनिया में क्या चल रहा है, कौन से उसमें चल रहे हैं कि 1 मार्कर 2 मार्कर में क्या करें, 10 मार्कर क्वेश्चन कैसे, क्या दिमाग लगाएं, कैसे बोर्ड पे आके सबको तोड़ दें, कैसे विश्लेषण करें, ट्रंप ने आज ये कहा उसका विश्लेषण कर दें, ट्रंप ने कहा विश्लेषण, हर चीज का विश्लेषण कर दें, हिंदू के हर आइटम का विश्लेषण कर दें। बिल्कुल। भाई आखिर दिमाग तो दिमाग ही है ना। जी सर। तो आप इतना विश्लेषण जो आप कर रहे हैं, क्या वो शिक्षक भी उतना विश्लेषण करवा रहा है, क्या सोच रहा है क्या? तो यहाँ पे एक प्रकार की क्या है ना, बीच में खाई है, समझे ना जी। बीच में खाई है। कई सारे इंटरव्यू देखते हैं सोशल मीडिया में। सोशल मीडिया क्या है? सोशल मीडिया एक प्रकार का, क्योंकि भारतवर्ष के अंदर में ये एक बहुत बड़ा कह सकते, अगर इसके आप मूल में जाएंगे ना, तो ये जो ग्लोबलाइजेशन हुआ था ना, तो ग्लोबलाइजेशन के अंदर में 3 फैक्टर्स हैं। 3, पहला क्या है, उसको हम लोग बोलते हैं नेटिजन, ठीक है ना। जी। पूरी दुनिया को नेट से जोड़ देना और पूरी दुनिया सृजन के बदले नेटिजन हो जाएगा, कनेक्ट कर देना सबको, समझ गए कि नहीं? जी। दूसरा जो है विश्वग्राम, इसको हम लोग विश्वग्राम बोलते हैं। दूसरा होता है विश्व नगर। आज जो आप देखते हैं विश्व नगर, जैसे सिकंदराबाद हो गया, गुड़गांव हो गया, वहाँ क्या कल्चर देखते हैं? बड़े बड़े आपके वो मिलेंगे, क्लब मिलेंगे, पब मिलेंगे, बड़ी बड़ी गाड़ियां हैं, सॉफ्टवेयर में लोग काम किए, मॉल में लोग घूमे, ठीक है ना। और स्मार्ट लड़के लड़कियां, उनके लिए जीवन में सब कुछ क्या है? मेटेरियलिज्म है। आज अमेरिका गए, कल फ्रांस गए, तो इस तरह की जो प्रवृत्ति, ये और वो 24 घंटा बैंक खुला हुआ, अमेरिकन बैंक, HSBC, ठीक है, ये कार्ड वो कार्ड, ये लोन। तो ये जो चीजें हैं, ये विश्वग्राम अमेरिका ने बनाया इसलिए कि पूरी दुनिया उसकी तर्ज पे चल सके। और विश्वनगर, क्योंकि विश्वनगर में उसकी कमर्शियल एक्टिविटी तेज से चल सके। आप देखिए सारी विदेशी बैंकें, विदेशी होटल, विदेशी रेस्टोरेंट चल रहा है, ठीक है ना। छोटे छोटे भी आजकल जो व्यापार होता है उसको विदेशी नाम दे देता है, उसके साथ कोलैबोरेट कर लेता है। आप देखिए मैकडोनल्ड की कितनी शाखाएं दिल्ली में है, गिनिए आप, गिन नहीं पाएंगे। हिंदुस्तान के सभी शहर में है, ठीक है ना। वो रिचर ने कहा कि मैकडोनल्डाइजेशन, उसने कहा कि भाई आप सब जगह एक ही मेनू पाएंगे, एक ही स्टाइल में जाएंगे, एक ही स्टाइल में लेंगे। अरुणाचल के ईटानगर में जहाँ मैं पढ़ाता हूँ वहां पे भी है मैकडोनल्ड, बैंक तेनाली पे, ठीक है। वहां पे 3 रास्ता जगह तेनाली बोलेगा, अच्छा सर, 2 रास्ता जगह दो नाली बोलेगा। 2 नाली, क्योंकि जमीन का जो मेजरमेंट होता है वो नाली होता है, तो नाली, ठीक है ना। तो 2 नाली तेनाली पे सब मिलेगा आपको। ये चीजें विश्वनगर हो गया जी। और तीसरा है जिसको हम लोग बोलते हैं पॉलिटिक्स ऑफ पीस, शांति की राजनीति। आज अमेरिका ईरान पे अटैक कर करके पूरी दुनिया को क्या बताता है कि हम शांति के पक्षधर हैं, ये न्यूक्लियर रखा है, तुमको अटैक करेगा, इसलिए हम इसको मारेंगे। इराक को भी ऐसे ही खत्म किया, अन्य देशों को भी ऐसे ही खत्म किया। सब जगह जाके क्या करता है, बीच में दक्षिण कोरिया में उसके पसंद का राष्ट्रपति नहीं हुआ, दोबारा इलेक्शन करवाया। क्या समझे? हम थोड़े दूर रहते हैं, थोड़े नजदीक दूर रहते हैं, तो हम बचते रहते हैं। तो ये जो इतनी बड़ी जो बात है ना, सोशल मीडिया क्या है ना, सोशल मीडिया अपने हिसाब से आज के डेट में अभी आप देखेंगे कि फेसबुक, इंस्टाग्राम अब पैसे चार्ज करने लगे, पहले तो फंसा दिया, ठीक है। नाच तमाशा से लेके यूपीएससी सबकी तैयारी सोशल मीडिया पे होती है। तो आपको कैसे सोशल मीडिया पे वो कैसे ऑथेंटिक होगा?
क्या गंभीर डिस्कशन होता है। इंटरव्यू की भी तैयारी दिखाई जाती है, पूछती है कि ठीक है आपके साथ आपकी गर्लफ्रेंड जा रहे हैं, कोई छेड़ दिया तो आप क्या करेंगे। आप देखते हैं ना कैसे कैसे किसी तरीके से ट्रैफिक आना चाहिए। ठीक है, एक कहता है कि मैं सस्ता में पढ़ा दूंगा, सब कुछ पढ़ा दूंगा, कर दूंगा, ये यहाँ से यहाँ गया, यहाँ से मिसाइल पूरा, ये जितना साल भर में उसने पढ़ाया है। यूपीएससी के मेंस का पेपर उसको पकड़ा दीजिए, यूपीएससी के प्रीलिम्स का पेपर पकड़ा दीजिए, समझ में आ जाएगा। समझ में आ जाएगा। जी सर, आई थिंक सर ये बात काफ़ी हद तक क्लियर हुई कि बच्चों को इस चीज़ से और कंपैरिजन कल्चर, इन सब चीज़ों से थोड़ी सी दूरी बनानी होगी, सक्सेस तभी संभव है। इसमें मैं ये चीज़ जोड़ना चाहूँगा कि बहुत सारे बच्चों को ये स्पष्ट हो जाना चाहिए, चाहे वो कहीं भी हो, सोर्सेज की कमी हो। अब जैसे न्यूज़पेपर पढ़ना है, अंग्रेजी को मजबूत करना है हिंदी माध्यम में, इलाहाबाद से बहुत सारे बच्चे फेल हो जाते हैं, इंग्लिश में फेल हो जाते हैं। बिल्कुल सही बात। वो कहता है कि हिंदी में बच्चे पास नहीं करते, हिंदी में बच्चे कैसे पास करेंगे, उनका मेंस में इंग्लिश में फेल हो जाते हैं वो। तो उनको क्या करना चाहिए, कोई कहता है ये मेरे यहाँ इंग्लिश पेपर नहीं आता, 10 रुपया लगता है, 20 रुपया। तो मान लीजिए कि अगर हम कबाड़ी से ही ले लें 1 महीने का पेपर, जो कि 10 रुपये मिलेगा पूरा बंडल, हाँ, उसको हम पढ़ सकते हैं ना, उसके एडिटोरियल को पढ़ सकते हैं ना। बिल्कुल बिल्कुल। ऐसा थोड़ी है कि आज का एडिटोरियल कल खत्म हो जाएगा, तो हम उसकी तैयारी कर सकते हैं। तो मुझे पेपर पढ़ना चाहिए, हिंदी कहीं से भी मिलना नहीं, कुछ चाय की दुकान पे चले जाएगी, मुझे रास्ता निकालना है। बिल्कुल। दूसरी बात क्या है कि तैयारी 3 तरीके से, 3 तरह के सोर्स से की जाती है। ये बहुत स्पष्ट मैं बताना चाहूंगा कि एक होता है टेक्स्ट बुक, एक होता है रेफरेंस बुक, और एक होता है गाइड बुक। टेक्स्ट बुक जब होता है ना, उसमें आप ये नहीं कह सकते कि इस बार ये नहीं आया, ये किताब से ये नहीं आया, फलना सर का लिखा हुआ आर्ट एंड कल्चर से नहीं आया, क्योंकि वो टेक्स्ट बुक है। एनसीईआरटी में नहीं लिखा रहता है कि आप एसएससी और यूपीएससी की तैयारी करेंगे, बिल्कुल, वो टेक्स्ट बुक है। तो जो हम विश्वविद्यालय में पढ़ते हैं या और जगह पढ़ते हैं, स्कूल में टेक्स्ट बुक होता है, वो मूल होता है। तो हर विद्यार्थी को पहले टेक्स्ट बुक पढ़ना चाहिए। रेफरेंस बुक क्या होता है कि उस परीक्षा के संदर्भ में, जैसे लक्ष्मीकांत की बुक क्या है, रेफरेंस बुक, और डीडी बसु की बुक क्या है, टेक्स्ट बुक है। बिल्कुल, और डीडी बसु कोई नहीं, क्या समझे। तो लक्ष्मीकांत की बुक रेफरेंस बुक है। और तीसरा होता है गाइड बुक, जो सीधा सीधा परीक्षा के प्रश्न को लेकर, परीक्षा को कई साल से उसका क्या ट्रेंड है, कैसे ट्रेंड है, क्या वो करता है। तो सबसे पहले विद्यार्थी को हड़बड़ाना नहीं चाहिए। यूपीएससी का मंजिल तय करने के लिए सबसे पहले टेक्स्ट बुक पे आना चाहिए, खूब आराम से टेक्स्ट बुक को पढ़ना चाहिए, फिर रेफरेंस बुक, उनको हल्का भी लगेगा, सब तो पढ़ा हुआ है। और रेफरेंस बुक करने के बाद गाइड बुक पे अगर वो जाते हैं तो उनकी सफलता क्या है, तय है। सर अब हम थोड़ा सा इस बातचीत में यूपीएससी के अभ्यर्थियों की लाइफ और इमोशन मैनेजमेंट से संबंधित कुछ सवाल चाहेंगे कि इस जिज्ञासा को आप शांत करें। सर यूपीएससी की तैयारी में कई विद्यार्थी लोनलीनेस, सेल्फ डाउट और कंपैरिजन का शिकार हो जाते हैं। ऐसे समय में मानसिक संतुलन और आत्मविश्वास कैसे बनाए रखा जा सकता है? बहुत बढ़िया प्रश्न किया आपने। देखिए, बहुत सारे बच्चों को देखा होगा कि 10 दिन बहुत जोश रहेगा, जोश खत्म हो जाएगा। ठीक है, हमारे मोहल्ले का एक आदमी आईएएस बन गया, इसलिए मैं भी बनूंगा। ठीक है, मेरे पिताजी के एक मित्र के बच्चे ने एसडीएम बन गए, तो इसलिए मैं भी बनूंगा। तो सबसे महत्वपूर्ण चीज है, जैसे मैंने आपको कहा कि बाय चॉइस, अगर आपकी इच्छा है बनने की तभी आप इसमें आइए। हाँ, पहले प्रश्न के जवाब में आपने ये बात बोली। ठीक है, बिल्कुल। दूसरी बात क्या है कि कोई भी काम हम करते हैं तो इमोशंस होता है, इमोशंस को हमको नेगेटिवली नहीं लेना चाहिए, इमोशंस को हमको पॉजिटिवली लेना चाहिए। ठीक है जी। जो एल्टन मेयो का जो कॉन्सेप्ट है, एल्टन मेयो ने जो बहुत बड़े, उन्होंने जो इलेक्ट्रिक कंपनी में एक रिसर्च किया था, उन्होंने कहा था किस तरह से महिलाएं जो बहुत फॉर्मेलिटीज में थी, उनके ग्रुप ने बहुत अच्छे सिस्टम में, अच्छे वर्कशॉप में कम प्रोडक्ट किया, उतना ही किया जितना उनको तय था। और जो महिलाएं, मशीन खराब थी, लाइट कम थे, लेकिन आपस में बड़े अच्छे संबंध थे, प्यार मोहब्बत के संबंध थे। ठीक है, तुम अभी जाओ, तुम्हारे बदले मैं कर दूंगा, तुम्हारे बच्चे को मैं देख लूंगा, इस तरह के जो बातचीत करती महिलाएं आपस में, औपचारिक के साथ अनौपचारिक, उन लोगों ने जितना टारगेट था उससे अच्छा रिजल्ट दिया, अच्छा प्रोडक्ट किया। तो क्या होता है कि इमोशंस कभी कभी हमको बोलते हैं ना, बहुत सारे बच्चों का इंटरव्यू देखते होंगे जो पास कर गए, तो उनको कोई कहता है कि मेरे कोई किक था। ठीक है, मेरे कोई किक था। और इस तरह का मेरे साथ एक छात्र थे, वो हम लोग उपेंद्र गौर जी के यहाँ सोशियोलॉजी के कोर्स को करते थे, अच्छे शिक्षक थे, जेएनयू से मैं आता था, और वो आता था लुधियाना से। उसका नाम था
सम साहिल या समथिंग, और वो खूब बढ़िया से तैयारी करता था और रुड़की से उसने केमिकल इंजीनियरिंग किया था। जब उससे यूपीएससी में पूछा गया कि तुमने अपने कोई टाइटल क्यों नहीं लगाया और सिर्फ तुम तो बोला कि मेरे फादर अलग टाइटल मदर अलग टाइटल, इसलिए मैं कोई लगाया नहीं। हाँ ठीक है। और उसके बाद सालिन नाम था, सॉरी साहिल नहीं सालिन, ठीक है, SHALIN, पंजाब का रहने वाला था। फिर उसने एक ही चॉइस लिखा था इंटरव्यू में, IPS, सिर्फ एक चॉइस, एक ही चॉइस। तो एक ही चॉइस जब लिखा था IPS, तो लोगों ने उससे पूछा कि क्या तुम बहुत जमाने के लिए IPS? जाहिर सी बात है, लोग पूछेगा ही। इंटरव्यू बोर्ड के सारे मेंबर ने एकदम अचानक से उसके ऊपर में अटैक किया। उसने कहा कि सर ऐसा है कि मैं तो जी फिनांस में काम करता हूँ एंड आई एम गेटिंग वेरी गुड सैलरी। मैं पुलिस के एक तरह का जो पुलिस के बारे में जो एक चीज़ें बन गई हैं, कहानी बन गई, उसको मैं चेंज करना चाहता हूँ, मानसिकता। बोला मैं जब टेररिज्म था, आतंकवाद था पंजाब में, मैं छोटा बच्चा था, मेरे पिताजी परचून की दुकान चलाते थे और कई बार ऐसा होता था कि जब वो पुलिस वाले, आतंकवादी तो चले गए, पुलिस वाले आतंकवादी के नाम पे आते थे, बोलते बंद करो दुकान बंद करो, पैसे दो, आतंकवादी आ रहा है, बंद करो, ये करो। और कई बार ऐसा होता था कि पिताजी डर के मारे पैसे नहीं देते थे और पुलिस वाले शटर गिरा देते थे और मैं रात भर उसी शटर के नीचे में रहता था, जैसे तैसे सांस लेता हूँ। ठीक है, तो मेरी जो व्यथा थी, मैंने पुलिस वाले का आतंक देखा, आतंकवादी का आतंक कम देखा है और सिपाहियों का आतंक ज्यादा देखा, उनके नाम पे पैसा वसूलते हुए, लोगों को तंग करते हुए, किसी को भी आतंकवादी की, इसके यहाँ आतंकवादी ठहरा था, उसके ऊपर में केस, इतने पैसे निकाल। तो जो पुलिस का जो बुरा बर्ताव था, उसके बारे में जो चरित्र था पंजाब में निर्मित हुआ था, मैं चाहता हूँ उसको चेंज करना, इसलिए मैं IPS बनना चाहता हूँ। पूरा का पूरा पलट दिया। ठीक है ना। तो इस तरह की जो चीजें होती हैं, तो ये अगर आप इस तरह का आपको किक हो पीछे से, ठीक है, तो जाहिर सी बात है कई सारे सीरियल्स बने, कविता चौधरी पे सीरियल्स बने, उनके परिवार। एक तो होता है कि सामान्य ढंग से आप आगे बढ़ते हैं और एक होता है जब आपको कोई कुछ आपके मान सम्मान पे कुछ चोट कर दिया या आपको लगा कि वो आदर्श व्यक्ति आपके लिए है, ठीक है ना, तब आप बढ़ते हैं। जैसे JNU में लोग तैयारी करते थे, तो जो बच्चों को विदेश जाना होता था पढ़ने के लिए, वो क्या करते थे, शिकागो यूनिवर्सिटी, टेक्सास यूनिवर्सिटी का फोटो लाके अपने कमरे में लगाते थे। सरोजनी नगर जाके मिसिसिपी, ठीक है ना, मियामी, टेक्सास, ठीक है, बास्केटबॉल क्लब, ये सब का वो जो टी-शर्ट के पीछे लिखा रहता है, पहन लेते थे। तुमको लग रहा है मैं अमेरिकन ही, एक्सेंट में बात करने लग जाते थे, ठीक है ना। अब जैसे कोई बोलेगा कि भाई लेट्स गो, तो वो लेट्स गो नहीं बोलते थे, लेट्स पैक आवर एसेस, ठीक है ना, चलो चलो उठाओ। अब जैसे इस तरीके से आपको भी देगा, ठीक है, बहुत बारिश हो रही है, आई डोंट नो, इट्स इंसेसेंट रेन, नॉट कंटिन्यूअस रेन। तो इस तरीके की बातें करते थे वो, अपने आप को थोड़ा अलग टाइप के वो बनाते थे, अपने आप को ग्रीन वॉलंटियर्स बनाते थे। अरे यार, यू हैव टू सी द एनवायरमेंट फैक्टर आल्सो ना, तो इस तरह की बातें करते थे, ठीक है। तो ऐसे करते करते धीरे धीरे क्या होता है, एंटिसिपेटरी सोशलाइजेशन हो जाता है और फिर धीरे धीरे वो सही माने में वहां पहुंच जाते हैं, एडमिशन ले लेते थे। और जिनको सिविल सर्विस में उस जमाने में लड़कियां क्या करती थी, वो किरण बेदी का लगा लेती थी, उस जमाने के जो हीरो होते थे पुलिस वाले, उसका फोटो लगा, उसको सुबह शाम देख रहे हैं और सही माने में एक दिन बन भी जाते हैं। तो ये बहुत जरूरी होता है कि आपके मन में आदर्श आपने किसको रखा है, कौन सी परिस्थिति में आप क्या करते हैं और सत्यता के साथ आप तैयारी कर रहे हैं। देखिए, मन के हारे हार, मन के जीते जीत, ठीक है। मैं किसी को ये बोल सकता हूँ सत्य और झूठ बोल सकता हूँ, ठीक है ना, लेकिन मैं अपने से झूठ नहीं बोल सकता, अपने सत्य, अपने जो मैं जानता हूं कि मैं झूठ बोल रहा हूं। तो जब आदमी अपने से झूठ बोलने लग जाए, उससे खराब स्थिति और कुछ नहीं है। सर, अब इस सवाल को थोड़ा और ज़्यादा एस्पिरेंट ओरिएंटेड बनाते हुए हम समझना चाहते हैं कि सर, आज के एस्पिरेंट को स्ट्रेटजी से ज़्यादा इमोशनल गाइडेंस की ज़रूरत है। बिल्कुल है, क्योंकि बहुत सारे बच्चे, जो आपने बहुत अच्छे प्रश्न किया था, कंपटीशन ट्रैप। आजकल कंपटीशन ट्रैप, आप कहीं भी किसी इंस्टीट्यूट में भी जाएंगे तो आपको इसने इतने में एथिक्स में इतने नंबर लाए, ये विद्यार्थी इतना नंबर लाया, ये इतना नंबर लाया, इतना नंबर लाया, ठीक है। आप एक अनावश्यक कंपटीशन ट्रैप में फंसाते हैं। कंपटीशन ट्रैप से निकलना होगा। दूसरी बात,
एक अजीब सी धारणा है कि बहुत मेहनत करोगे, बहुत जानोगे तो ज्यादा विद्वान अच्छे से समझ में आ जाएगा। ऐसा नहीं है। यूपीएससी में एक ऐसे आदमी को चाहिए जो बहुत जल्दी डिसीजन ले, मैनेज करे, रिस्पॉन्ड करे और विपरीत परिस्थिति में ज्यादा, और वैसे ज्यादा क्या बोलते हैं ना, साइमन का क्या कॉन्सेप्ट है पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में? साइमन क्या कहता है? पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन सीधा सीधी ब्यूरोक्रेसी से रिलेटेड है। साइमन साहब का कहना है कि एडमिनिस्ट्रेशन इज नथिंग बट डिसीजन मेकिंग। बराबर है? तो डिसीजन मेकिंग करने की क्षमता अगर आप में है तो आपसे बढ़िया कोई प्रशासक नहीं हो सकता, पहली बात। सही बात। दूसरी बात है कि कंपटीशन ट्रैप की कोई मतलब नहीं है। हम कंपटीशन ट्रैप में अगर आएंगे तो हमारा पूरा ध्यान उसी कंपटीशन को बीट करने में लगेगा। ओवरऑल आपको एक अच्छी पर्सनैलिटी चाहिए। आप देखेंगे बहुत सारे बच्चे मेंस 4 बार निकाले, ठीक है, और 4 बार निकालने के बाद भी वो फेल हो गए इंटरव्यू में। मेरा खुद का ऐसा विद्यार्थी रहा है, उस समय 4 बार तक था, 3 बार उसने किया, तीनों बार फेल हो गया। चौथी बार वो सब जगह जाकर उसको लगा कि ऐसा है कि एक बार, उस समय मैं नया नया इंटरव्यू वगैरह की तैयारी कराना शुरू किया था, चाणक्य के बोर्ड में बैठता था, फिर दिशा में हमने खोला था, दिशा में तो खोजते खोजते मुनिरका में दिशा में आया, और सर आप मेरा एक बार मॉक इंटरव्यू लीजिए। तो मैं अपने एक ब्यूरोक्रेट मित्र को बुला के इंटरव्यू लिया तो मेरे मित्र ने कहा कि यार ये लड़का तो है बहुत अच्छा, आईटीएन है, और ऊपर से ये काम भी कर चुका है, इसके फादर मदर भी वेल प्लेस्ड हैं और बहुत सोअर है, ठीक है। लेकिन जब जब मैं इससे गांव के बारे में कुछ पूछता हूँ या ग्रामीण अर्थव्यवस्था या ग्रामीण समाज या गांव के बारे में कुछ चीजें, तीज त्योहार मेले, तो ये रटा रटा जवाब देता है। इसके जवाब में वो ओरिजिनलिटी नहीं आती। तो मैंने कहा ये गांव में कभी नहीं रहा। तो बोला दोस्त गांव में नहीं रहा, लेकिन गांव की सत्यता तो इसको समझ नहीं होगी कि आखिरकार ये कलेक्टर तो सिर्फ नगरों के लिए बनेगा नहीं, गांव भी आते हैं जिले के अंदर। तो गांव की भी तो मैंने उसको समझाया कि देखो भाई, उसका सोशियोलॉजी और पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन था। मैंने कहा कि थोड़ा गांव के बारे में पढ़ो, समझो। 2-3 दिन मैंने गांव के बारे में अच्छी अच्छी बातें बताई। हमने कहा कि अब तुम कैसे डिफेंड करोगे अगर कोई पूछ देगा कि तुम गांव में कभी रहे हो? तुम तो कभी रहे नहीं। तुम्हारे पिताजी आरबीआई में काम करते हैं, तुम्हारी मदर जो गायनेकोलॉजिस्ट है, तो कैसे होगा? तो मैंने कहा कि तुम ये बताना कि मैं आईआईटी की तरफ से जब एनजीओ के कार्यक्रम में जाता था तो गांव देहात में जाके गांव के लोगों के साथ रहता था, उनके स्वास्थ्य, उनके रोजगार, उनके शिक्षा संबंधी कार्यों को करता था, घूमता था, जो अच्छा लगता था। गांव में के बारे में मैंने कई लेख लिखे प्रयोजन और सत्यता से। अब वो उस तरफ से सोचना शुरू कर दिया, ठीक है। और जब वो इंटरव्यू में गया तो जो चीज़ वो कर रहा था, जिस चीज़ की हम लोग की आशा और उम्मीद थी, उसी तरह के प्रश्न उससे पूछे गए। उसने बड़े साहसपूर्ण तरीके से और बहुत चतुराई से आंसर किया और 33 रैंक लाया। क्या बात है सर। ठीक है, बिल्कुल सर। अब एक सवाल, सिविल सेवा की तैयारी करने वाले एक ऐसे वर्ग को संबोधित होगा, क्योंकि आप लगभग 25 वर्षों से इस क्षेत्र में आप मेंटरिंग कर रहे हैं। हम समझना चाहेंगे सर कि ऐसे युवा जो लगभग 10, 15 या उससे अधिक वर्षों तक इस तैयारी में बिताते हैं, तो उनको सर निश्चित तौर पे समय के साथ परिवार, रिश्ता, आर्थिक दबाव, व्यक्तिगत जीवन के संतुलन का ऐसा प्रेशर बढ़ता है। तो उनके लिए क्या कहना चाहते हैं जो काफ़ी लंबे समय से तैयारी कर रहे हैं, सिलेक्शन नहीं हुआ और ये सब चीज़ें अब आने आ रही, तो उस प्रेशर को वो कैसे मैनेज करें? देखिए, मैं आपको बहुत ही रिसेंट एग्जाम्पल आपको देना चाहूँगा जी। मेरे एक छात्र बनारस में हुआ करते थे, उनका नाम था पुलकित सिंह। वो 3 साल पहले आईएएस बने, अभी वो महाराष्ट्र में है और उनका पोजीशन था 23। ठीक है, मैं अभी आपको फोटो दिखाऊंगा और हम लोगों के साथ किस तरह से संबंध रहे वो दिखाऊंगा। और उन्हीं को अगर आप देखेंगे तो आप तमाम जितने भी कोचिंग संस्थान है सब में उनको इंटरव्यू देते हुए देखेंगे और नेक्स्ट आईएएस में इकोनॉमिक्स पढ़ाते हुए देखेंगे। तो जब कोविड आ गया तो उन्होंने बड़ा, वो बच्चा मेरे से पूछा कि सर मैं बहुत टेंशन में हूँ, मैं अमेरिका जाना चाहता हूँ। क्यों भाई? मैं यूपीएससी की तैयारी नहीं करूँगा, मैं एमएस करूँगा इकोनॉमिक्स में, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। तो आपने कहा ना कैसे इमोशनल इंटेलिजेंस से हम लोग सॉल्व करते हैं। लगातार मैं उससे बातें करता रहा, लगातार उसको उत्साहित करता रहा
कभी चंडीगढ़, कभी दिल्ली, कभी बनारस रहता गया। हमने कहा कोई चिंता की बात नहीं है, समय आएगा फिर से तुम अपनी चीज़ों को समझो। उस बच्चे ने अपनी चीज़ों को समझा। तेज बच्चा था, मेहनती बच्चा था, उसके पिता सेना में थे। तो एक जो सामाजिक संस्कार है, सैनिक संस्कार है, वो भी था, जुझारूपन, और वो करता गया। तो मज़ेदार बात मैं बताता हूँ कि मैं इसलिए कहता हूँ 360 डिग्री पर्सनैलिटी। क्रिकेट बहुत खेलता था, घूमने का शौकीन और क्रिकेट का शौकीन। इनफैक्ट कभी कभी मैं फ़ोन करता हूँ और मैं उसको फ़ोन किया और फ़ोन नहीं उठाया, संडे वनडे को कोई मुझे कहीं पर मैं रहा केस, तो मैं बोलता हूँ यार तुमसे बात नहीं करूँगा, IAS बन गए तो क्या समझ रहे हो? बोला सर मैं मोबाइल साइलेंट में रख के क्रिकेट खेल रहा था। आज के दिन में भी वो बच्चा क्रिकेट खेलता है, बहुत उत्साही है, खेल के प्रति बहुत ईमानदार। तो हमको कुछ ना कुछ हमारे ज़िंदगी में ऐसा होना चाहिए, जैसे टीचर आपको अच्छी अच्छी किताब के बारे में बताएंगे, जैसे डॉक्टर आपको अच्छी अच्छी दवाइयाँ दे देंगे, लेकिन कोई डॉक्टर आपको ये तो लिख के नहीं देगा ना उस पर कि अनार का जूस पियो, अनानास का जूस पियो, च्यवनप्राश खाओ, दूध पियो, ऐसा किसी प्रिस्क्रिप्शन पे देखते हैं अपोलो के? जी नहीं, बिल्कुल। तो वो तो आपको खुद ही करना पड़ता है ना। वो आपको अपने विवेक से करना पड़ेगा। तो देखिए, एक हनुमान चालीसा अगर हम पूरा पढ़ते हैं, पूरा रट लेते हैं, तो कितना बड़ा रट लेते हैं बताइए। अगर एक हनुमान चालीसा को हम रट सकते हैं तो उतना बड़ा हम पैसेज को नहीं रट सकते हैं? क्यों नहीं, क्यों नहीं। हनुमान चालीसा रटते वक्त में कौन सा हमने यंत्र लगाया था, तंत्र लगाया था? बिल्कुल सर, समझ रहे बात बिल्कुल, को? बिल्कुल। तो आपको अपनी चीजें, आपके अंदर में बहुत सारी चीजें हैं जिसको आप तरीके से निकाल सकते हैं, निकलवाने वाला चाहिए। बिल्कुल। ठीक है, तो आप पढ़ते वक्त आप रामधारी सिंह दिनकर का किसी ने नहीं पढ़ा, संस्कृति के 4 अध्याय, तो उसकी गलती है, मेरी गलती है। KL बासन का किताब अभी हिस्ट्री में लोग बाप बाप कर रहे थे। KL बासन किताब जिसने पढ़ा होगा वो आराम से लिख दिया होगा, उसमें सब तरह का चीज है, हिंदुस्तान के कल्चर से रिलेटेड हर तरह की बातें हैं। अब आप चाट पकौड़ी की तरह जो गाइड वाइड आ जाते हैं इंटरनेट पे इधर से उधर, एक ही चीज रहता है, कंटेंट क्रिएटर का किया हुआ, हर कोचिंग में वही चीज मिलेगा। बिल्कुल सर। और लोग उसको पढ़ते कम है, डाउनलोड ज्यादा करते हैं, समझे कि नहीं? उसी में अपना टाइम व्यतीत करते हैं। तो किसका दोष है? उसी का दोष है ना। साथ साथ में हरिशंकर परसाई की प्रतिनिधि कहानियां, तो आप कम शब्दों में किस तरीके से लिखेंगे, ठीक है ना, तो वो आपको देखते कि उसने बड़ी बड़ी बातों को कर दिया छोटी छोटी बातों में। तो कहते हैं लोग जब बच्चे बड़े हो जाते हैं तो बम फटाकों से नहीं खेलते। जब उस समय में चल रहा था अमेरिका और रूस के बीच में, तो कहते कि हम लोग तो बहुत बड़े हो गए, हम लोग तो ज्ञानी आदमी, हम क्यों बम फटाके से खेलें। जब चीनी की चाय पीता हूं तो लगता है स्वतंत्रता संग्राम में भाग लिया हूं। समझ गए कि चीनी की चाय इतनी महत्वपूर्ण है, स्वतंत्रता संग्राम में भाग लेके हमने उसको याद कराया। माता दिन का चांद, उन्हें कहते हैं कि अगर ऊपर में चांद पर अगर पुलिस लाइन है तो माता दिन के साथ मदद कहा कि भाई इंस्पेक्टर पुलिस लाइन तो है लेकिन यहाँ बजरंगबली की मूर्ति नहीं है, हाँ उसको लगवाओ। तो बजरंगबली की मूर्ति होनी चाहिए, ठीक है ना। तो कैसे सटायर, रघुवीर साय की किताब है ना वो राग दरबारी, रघुवीर साय नहीं, उनका श्रीलाल शुक्ल, वो बाद में PCS ऑफिसर रहे थे, बाद में वो SDM कलेक्टर वगैरह रहे, तो बड़ी महत्वपूर्ण किताब है। वो ग्रामीण परिवेश को बताता है कैसे क्या। तो उसमें एक यंग बच्चा जो है वो शहर से जाता है और गांव में जाकर मुखिया जी गांव में तो कुछ काम ही नहीं हो रहा है, क्या तरीका है? तो मुखिया जी कहते हैं बच्चा गांव में इतना काम है कि काम ही नहीं हो रहा है। क्या समझे? बिल्कुल बिल्कुल। तो अब आप गांव की प्रकृति को समझेंगे, गांव की चीजों को देखेंगे, तमाम प्रकार के। अब देखिए, प्रेस्टीज और स्टीम 2 शब्द है। एक ही डिस्ट्रिक्ट में एक कलेक्टर आता है, फिर दूसरा कलेक्टर आता है। एक कलेक्टर के आते ही लोग सोचते हैं भगवान एक कब जाएगा, और दूसरा कलेक्टर को आते ही सोचता है भगवान, जाने लगता है, लोग रोने लग जाते हैं, लोग रोड पे सो जाते हैं, ये भगवान ये जाए नहीं, ठीक है। तो क्या है, उनका प्रेस्टीज एक ही है, प्रतिष्ठा एक ही है। मतलब प्रतिष्ठा का मतलब है कि प्रेस्टीज के हिसाब से उनको गाड़ी है, बंगला है, ड्राइवर है, अर्दली है, सब एक ही है। लेकिन जो सम्मान जो व्यक्ति की तरफ से मिल रहा है, समाज की तरफ से, उसमें किसी का अधिक है, किसी का कम है। तो ये चयन से लेके आपके क्रियान्वयन तक हर जगह मैटर करता है। इसलिए आपको 360 डिग्री की पर्सनैलिटी, आपको खेलना है, बात करना है, बहस करना है, JNU के बारे में ये कॉमरेड है, ये फलना है, ये इतनी सारी बातें होती हैं। लेकिन जब हम बाहर से निकल जाते हैं JNU से, तो सिर्फ हम JNU वाले हो जाते हैं। कहीं कोई मिल गया, अंडमान में मिल गया, अरुणाचल में मिल गया, अरुणाचल में पढ़ा रहा हूँ, वहाँ का पता चला कि वहाँ का जो IPS है वो JNU में हॉस्टल में था, बहुत जूनियर, उसको गलती से पता लग गया कि जासर आए हुए हैं, ठीक है ना। अब वो आके पूरा, अरे जासर अब तो आप मेरे साथ चलना है, नहीं मेरे साथ रहना है,
तो ये जो एकता है, ये जो चीजें हैं, ये जो बातें हैं, ठीक है, ये सब हमें पूरा जिंदगी जीना है। और ये नहीं कि हम बस गुलाम की तरह हाथ मत करेंगे कि यूपीएससी की तैयारी करें, ऐसे हम नहीं कर सकते। बिल्कुल सर। और आज के जो मेंस में लिखने के जो तरीके, जो आज जीएस का पेपर है ना, उसके लिए कोई बड़ी बड़ी किताब पढ़ने की कोई जरूरत नहीं है। सर अब इसी तरफ बढ़ते हैं, क्योंकि सिविल सर्विसेज में 3 स्टेज होता है, प्रीलिम्स, मेंस एंड इंटरव्यू, तो उसी से जुड़े हुए कुछ सवाल करते हैं आपसे। सर आज यूपीएससी का पैटर्न बहुत तेजी से बदल रहा है। प्रीलिम्स का जो अभी पेपर हुआ हाल ही में 24 मई को 26 वाला, उसने ये चीज बता दिया। ऐसे समय में एक सीरियस एस्पिरेंट को प्रीलिम्स एंड मेंस की तैयारी को किस इंटीग्रेटेड अप्रोच के साथ करनी चाहिए? देखिए, ये एक अजीब धारणा है कि पहले हम प्रीलिम्स कर लेते हैं जी। जैसे लोग जाते हैं ना तो कहते हैं कि ठीक है पहले नाश्ता कर लेते हैं फिर खाना कर लेते हैं। हाँ। तो ये नहीं होना चाहिए। आपको जब तक आप किसी विषय को गंभीरता से उसके मूल में नहीं जाएंगे, डीप में नहीं जाएंगे, उसके डीप स्टेट को नहीं देखेंगे, तब तक आप नहीं समझ पाएंगे। अब संविधान है, उसकी जो कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म जो है उसको समझने के लिए आपको पूरा का पूरा चीज को समझना पड़ेगा। तो आज की तैयारी, अभी कोचिंग वाले भी बहुत सारे अच्छे कोचिंग वाले जो हैं, मतलब अच्छे का मतलब जिनके पास रिसोर्स है, टीचर्स हैं, कंटेंट डेवलपर्स वगैरह हैं, वो भी अब प्रीलिम्स की तैयारी नहीं कराते, मेंस की बैच की पढ़ाते हैं, मेंस से ही जुड़े हुए प्रीलिम्स के हिस्से को। अब छोटे छोटे जो कोचिंग सब है, जो लड़कों से पैसा के लिए जो कमर्शियल काम कर, वो लड़कों को भी लगता है कि थोड़ा प्रीलिम्स पहले पढ़ लेते हैं, देख लेते हैं, हो जाएगा तब फिर मेंस का करेंगे। ये सबसे बड़ा गुनाह भी है और सबसे बड़ी गलतफहमी भी है कि आपने अपना समय भी बर्बाद किया, पैसे भी बर्बाद किए। समझ रहे हैं? तो आपकी तैयारी होलिस्टिक होनी चाहिए, दोनों में इंटीग्रेटेड होना चाहिए, होलिस्टिक होना चाहिए कि आप पूरी की बातों को जब पढ़ेंगे। अब जैसे क्या है कि इकोनॉमिक्स में इस बार क्वेश्चन है इन्फ्लेशन डिफ्लेशन का। अब एक इन्फ्लेशन है, एक डिफ्लेशन है, एक स्टैगफ्लेशन होता है। ऑयल इंपोर्ट पे आया था कि कंपनियों को क्या करना चाहिए, घटाना चाहिए, नहीं करना चाहिए, बहुत नियर पास उसका वो था, विकल्प था। ठीक है, सी सही आंसर है। वो अकाउंट्स, वो नेशनल बजटिंग अकाउंट्स का क्वेश्चन है, उसको वहां से जोड़ के देखेंगे। जब हम पूरा इकोनॉमिक्स पढ़ेंगे, कैपिटल मार्केट क्या है, मनी मार्केट क्या है, बैंकिंग का मैक्रो में क्या है, ठीक है ना, माइक्रो तो पढ़ना नहीं होता, ठीक है। तो जब हम सबको पढ़ेंगे, उसी के आलोक से क्वेश्चन निकल कर बोलेगा। अगर आपका गेस्ट पेपर से आ गया, किसी ने बता दिया जी इस बार तो आसान क्वेश्चन है, इस बार कठिन क्वेश्चन है, कठिन आसान कभी नहीं होगा जब तक आप टेक्स्ट बुक में नहीं जाएंगे। टेक्स्ट बुक को समझने के लिए टीचर्स की मदद चाहिए, टीचर्स की मदद लीजिए, कोचिंग की मदद चाहिए, कोचिंग की मदद लीजिए, लेकिन आप तैयारी ऐसा कीजिए जिससे आपका रिजल्ट निकले। बिल्कुल, ठीक है। आप इस कोचिंग से उस कोचिंग, उस कोचिंग से उस कोचिंग जाएंगे तो रिजल्ट नहीं निकलेगा। समझ रहे हैं ना? बिल्कुल सर, मतलब इंटीग्रेटेड। हाँ, और बाकी तो देखिए, बाकी क्या होता है ना कि अगर आप 100 बार किसी झूठ को बोलते हैं, सत्य हो जाता है। टेलिंग एंड सेलिंग, विदाउट टेलिंग देयर इज नो सेलिंग। तो आप टेल करते रहिए सोशल मीडिया पर। आज भी जो गंभीर बच्चे हैं वो हम लोग के पास पहुंच जाते हैं, बहुत आराम से पहुंच जाते हैं। तो बच्चों को मैं यही आग्रह करूंगा कि आप जिस भी इलाके में हो, अब देखिए यूपी ज्यादातर हिंदी मीडियम के छात्र आते हैं। बिल्कुल, लोग आरोप ये लगा देते हैं कि हिंदी के छात्र तो उसमें आए ही नहीं, प्रीलिम्स तो पास ही नहीं किए। उसका बहुत बड़ा कारण ये भी है कि वो मेंस में अंग्रेजी नहीं पास करते हैं। इसके स्टैटिस्टिक्स को उठा के देखिए, हिंदी वाले प्रीलिम्स पास करते हैं, लेकिन उसमें से आधे से अधिक लोग अंग्रेजी में फेल, उनकी कॉपी चेक नहीं होती। अगर वो पास कर गए होते तो कुछ निकल जाते। बिल्कुल बिल्कुल, समझ रहे बात? बिल्कुल। तो ये बात है। दूसरी बात है कि एनसीईआरटी किताब, मान लीजिए मैं कि यूपी गवर्नमेंट ने फ्री किया है और एनसीईआरटी की सारी किताब को यूपी गवर्नमेंट की किताब बना दिया है। देखा आपने? जो किताब आपको यहाँ 150 रुपए की मिलेगी, 75 रुपए की मिलेगी, यूपी में 0 पैसे में मिलेगी। सही बात। आप पढ़िए ना, एक इंटीग्रेटेड अप्रोच के साथ करना चाहिए। दूसरी बात है कि इंटीग्रेटेड यूपीएससी का कोई किताब तो फिक्स है नहीं, कोई गाइड वाइड है। तो आपको थोड़ा बहुत तो जानना पड़ेगा ना। इकोनॉमिक्स पढ़ेंगे, पॉलिटी पढ़ेंगे, अब राम मनोहर लोहिया के, अब आप पीटी देने के लिए गए, उसमें राम मनोहर लोहिया नहीं लिखा हुआ है। आप फिर झगड़ा करेंगे, नहीं राम मनोहर तो लिखा नहीं था। तो इस देश में अगर आप राम मनोहर लोहिया के बारे में, विनोबा भावे में, पॉलिटिकल साइंस में है, इंडियन थिंकर्स में है वो, ठीक है, बिल्कुल, तो आपको जानना पड़ेगा, गांधी जी के बारे में जानना पड़ेगा। बिल्कुल सर। अब थोड़ा सा इंटरव्यू की बात करते हैं, क्योंकि इंटरव्यू को पर्सनालिटी टेस्ट कहा जाता है। आपके अनुभव में आयोग का जो बोर्ड है कैंडिडेट से क्या चाहता है, मतलब कैंडिडेट के भीतर क्या देखता है?
देखिए, वो कैंडिडेट के अंदर में सबसे बड़ा फैक्टर जो होता है वो इंटीग्रिटी का होता है। जी। समझ गए? इंटीग्रिटी का मतलब क्या है कि उसको उस सेवा के प्रति उसकी कितनी तल्लीनता है। हम्म। समझ गए ना? जी। उसका एकीकरण कितना है उससे, वो आदमी उसके लिए बना है कि नहीं बना है। ठीक है, मान लीजिए किसी व्यक्ति को अपने पिता को खुश करने के लिए, समाज को खुश करने के लिए, अपने होने वाली पत्नी को खुश करने के लिए मैं IAS IPS बन गया, लेकिन मेरा मन नहीं लगता है। मैं आपको नाम तो नहीं बताऊंगा, लेकिन इसी दिल्ली में हजारों ऐसे पोस्ट पे डेपुटेशन पे IAS IPS हैं, मंत्रालय में है, प्रधानमंत्री म्यूजियम में है, इंदिरा गांधी कल्चरल सेंटर में है। आप उनको देखिए, तो चीफ एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर है, कोई जो है वहाँ पे कोई लेखन का काम कर रहा है, कोई साहित्य का काम कर रहा है, कोई किसी का काम कर रहा है, उसका जाके देखिए वो कहाँ से आया है। मध्य प्रदेश कैडर IPS, हिमाचल कैडर IPS, क्योंकि वो IPS करना नहीं चाहता, बन गया। अब वो क्या चाहता है कि कहीं कहीं डेपुटेशन निकला वहां पहुंच गए, समाज कल्याण विभाग में लिखे जा रहे हैं, अपना कर रहे हैं, अपने हिसाब से घूम रहे हैं, NGO को देख रहे हैं। वो खोजता है, अपनी खुशी को खोजता है। तो दिक्कत यह है कि हमको ऐसे व्यक्ति चाहिए जो हमारे सिस्टम को चलाने के लिए अनुकूल हो। बिल्कुल सर। और अनुकूल ऐसा होता है क्योंकि विपरीत परिस्थिति में कार्य करना है। भारत देश में क्या है कि आज तक जो चुनाव होते आए हैं वो इस पे होते आ रहे हैं कि आपको इतना पैसा दे देंगे, साड़ी दे देंगे, वृद्धावस्था पेंशन दे देंगे, अन्न दे देंगे, अनाज दे देंगे, रोड बनवा देंगे, गलियों में बिजली 200 यूनिट फ्री कर देंगे। तो इतने साल के बाद आज जब वहाँ अलग अलग बातें होनी चाहिए कि आपको हेलीकॉप्टर दे देंगे, तो यहाँ पे कौन सी बातें होती हैं, ये सब दे देंगे। तो आज भी भारत जो है ना, अभी तमिलनाडु में इलेक्शन हुआ है, इलेक्शन हुआ कि 8 ग्राम सोना दे देंगे, सिल्क की साड़ी दे देंगे, इतने पैसे दे देंगे, 3000 अम्मा को दे देंगे। तो तमिलनाडु तो 55 से हम लोग जाते थे, चेन्नई मद्रास उस समय हुआ करता था, तो देख के लगता था टाटा मद्रास थी एक गाड़ी, टाटा मद्रास LFP, टाटा में रहता था, कभी कभी मद्रास आने का मौका लगता था कि बिहार क्या है, इतना बढ़िया बढ़िया सड़क, चौड़ा सड़क, ये वो। एक बार पिताजी को वेलोर ले गया था दिखाने के लिए, उनके बैकबोन में प्रॉब्लम था। लगता था कि हम किस देश में, तो कोई गांव में रहते हैं क्या, जबकि टाटा बहुत खूबसूरत था। टाटा बिहार में सबसे बढ़िया शहरों में से एक था, आज भी है। और जब चेन्नई को देखते थे, वेलोर को देखते थे, लगता कि कितना डेवलप है, इतना बढ़िया अस्पताल, इतना बढ़िया वो। और आज भी उस चेन्नई में गरीबी के नाम पे उसको देखने के लिए 40 लोग मर गए, विजय को देखने के लिए अम्मा अप्पा होते रहता है। और क्या मतलब इसका? इस देश के अंदर में आपको ऐसा प्रशासक चाहिए जो इस प्रशासक को गरीबी की असली बातों को समझे, लोगों की प्रतिष्ठा को समझे, लोगों के मान सम्मान स्वाभिमान को समझे। ठीक है ना? और हर चीज की असली चीजों को समझने का प्रयास करना। वो ज्ञानी होने की बहुत जरूरत नहीं है, विपरीत परिस्थिति में कार्य करने की जरूरत है। 9 से 5 करके काम करने की बहुत। ऐसे IAS रहे हैं जिनसे मिलने के लिए 80-80 किलोमीटर का दायरा रहता है। अब कोई पेंशन की समस्या के लेकर कोई बूढ़ा 80 किलोमीटर से आया और 5:05 हो गया, अगर वो 5 बजे तक ऑफिस में थे शाम के समय में या सुबह के समय वो निकल गए, तो उनका जो चपरासी होगा बोलेगा ऐसा है कल फिर आना। तो उसको पेंशन नहीं मिल रहा है, ऊपर से वो बस से आएगा पूरा, और फिर बस से वापस आएगा दूसरे दिन, क्या गति होगी? ऐसे में हमने ऐसे बहुत सारे कलेक्टर का एग्जाम्पल मेरे दिमाग में है, नाम लेना उचित नहीं होता है इस प्लेटफॉर्म पे। उनको मैंने देखा है कि वो अपने टेबल और मेज को अपने अंदर से बाहर ले आते थे, कमरे से बाहर, और कुर्सी पर बैठकर तब तक बैठे रहते जब तक एक आदमी चला ना जाए कोर्ट का। कोई दूर दराज से कोई बुरा आ गया, कोई भी आ गया, फरियादी आ गया, आओ क्या बात है, आओ बैठो, चाय वाय पियो, पानी वानी पियो। तो इस तरह से ये सिर्फ ड्रामाबाजी नहीं है, आज का वीडियोग्राफी नहीं है, सोशल मीडिया नहीं है, ये ऐसे कलेक्टर्स रहे हैं हिंदुस्तान के अंदर में जिन लोगों ने इस तरह से देश की सेवा की है। बिल्कुल सर, ऐसी पर्सनालिटी डेवलप करनी होगी, ऐसे सोच डेवलप करना होगा। बिल्कुल सर। अब थोड़ा सा भारत की बात करते हैं, क्योंकि विकसित भारत 2047 लक्ष्य है, आप जानते हैं इसके बारे में। और सर थोड़ा सा आज 3 सवाल हमने इंडिया के बारे में रखा है। पहला सवाल है सर कि आज भारत विश्व की राजनीति, अर्थव्यवस्था और टेक्नोलॉजी के स्तर पर जो विश्व है वो तेजी से बदल रहा है। ऐसे समय में आने वाले समय के सिविल सेवकों के भीतर किस तरह की सोच और विजन होना चाहिए ताकि वे सही मायने में नेशन बिल्डर बन सकें? देखिए, इन
सभी प्रश्नों का उत्तर है भारतीय ज्ञान परंपरा, जी। इंडियन नॉलेज ट्रेडिशन। ठीक है, हमको ये पता होना चाहिए कि हम जो भारतीय हैं वो दुनिया की नजरों में कैसे खास हैं। ठीक है सर। हमने सुई से लेके जहाज तक नहीं बनाए, लेकिन हमने हिंदुइज्म बनाया, हमने बुद्धिज्म बनाया, हमने जैनिज्म बनाया, हमने सिखिज्म बनाया, हमने वेद लिखी, हमने उपनिषद लिखा, हमने पुराण लिखा। ठीक है, हमने ऐसे ऐसे रहस्य को लिखा। बाद के वर्षों में देखेंगे तो कविराज, गोपीराज कविराज के बारे में अगर आप जानेंगे, विशुद्धानंद करन जी का आश्रम बनारस में मलदैया चौराहे पे बीच में है, और वहां पर उन्होंने टाइम मशीन बनाया था। टाइम मशीन ऐसा था जिसमें कि एजिंग प्रॉब्लम रुक जाती थी, लोग जाते थे और वहां से युवा होकर निकलते थे। उनके गुरु ने कहा कि नहीं, प्रकृति को चैलेंज हो जाएगा, इसलिए इसको खत्म करो, इसको मत बनाओ। उन्होंने उत्तराखंड में जाके गुफा में रख दिया। उसको देखने के लिए, उसकी खोज करने के लिए हिटलर का सिपाही आया था। बाद में अंग्रेजों ने उसको पकड़ लिया, जेल में दिया। बहुत आश्चर्यजनक बात है सर, जिस टाइम ये सब काफी चीजें हिंदुस्तान के अंदर बमा खेपा की बात करते हैं, जो नदी पे चल के आते थे। ये कोई रहस्य भूत प्रेत का देश नहीं है। अब ये देश ऐसा नहीं है जिसमें आप लोग कहते थे, विदेशी मजाक उड़ाते थे कि इंडिया इज द कंट्री ऑफ स्नेक चार्मर्स एंड बेगर्स। नो, क्योंकि भीख मांगना हमारे संस्कृति का हिस्सा है, संस्कार का हिस्सा है। आज भी हम छठ करते हैं, कोई बड़े काम करते हैं तो माता कहती है कि अगर मेरे बेटे का IAS में हो जाएगा तो 5 घर से भीख मांगकर पूजा करेंगे। हाँ सर, ये बात होती है। और बेटा तुम ही आके भीख मांगोगे तो क्या IAS भीख मांगने जाएगा? वो श्रद्धा है, वो संस्कार है। तो भारत की जो ज्ञान परंपरा है, वो भारत की ज्ञान परंपरा में क्या नहीं है? आत्मा की बात की जाती है। हम लोग पढ़ते हैं, हम लोग पढ़ाने का प्रयास करते हैं। आज मेंस में क्या है? आज मेंस को अगर आप भारतीय ज्ञान परंपरा की दृष्टि से देखेंगे, लिखेंगे, देखिए भौतिकता में परिवर्तन होना तो बहुत आसान बात है। जैसे कि अगर हम सेक्स डिटर्मिनेशन टेस्ट जब हम करते थे तो 3 महीना 4 महीने के बाद जो भ्रूण की बात होती थी, जब एम्ब्रियोसेक्टोसिस आ गया तो 10 दिन के अंदर में पता लग जाता है लिंग कौन सा है। बिल्कुल। तो धकाधक लोग क्या करने लगे? वो इसलिए आया था कि जो गर्भवती महिलाएं हैं उनको ये देखने के लिए कि उनको कोई बीमारी तो नहीं है, उनके बच्चे स्वस्थ हैं कि नहीं। अगर गर्भ है तो शुरू में ही उनको गर्भपात करा दिया जाए, एबॉर्ट करा दिया जाए, ताकि उनको जान पर कोई खतरा ना पड़े। लेकिन लोगों ने क्या किया उसका? पितृसत्तात्मक देश राजस्थान में गांव के गांव में कहीं बाराती नहीं पहुंची क्योंकि वहां पे लड़कियां ही नहीं हुई। हरियाणा में नोएडा के अंदर में कई डॉक्टर पकड़ाए गए, खाली भ्रूण फेंका गया था। क्यों भाई? क्योंकि हमने टेक्नोलॉजी में तो हम आगे बढ़ गए, लेकिन हम टेक्नोलॉजी से आगे बढ़ने के बाद हमने उस समस्या को खत्म नहीं किया। आज भी जाति पर इलेक्शन लड़ा जाता है। बिल्कुल सर। समझ गए कि नहीं? लगता है बहुत एक इंटरेस्टिंग चीज है। कहते हैं कि कास्ट जो है, कास्ट एंड डेमोक्रेसी आर ऑपोजिट टू ईच अदर। जब लोकतंत्र की बात करेंगे तो मेरिट की बात करता है, कास्ट की बात नहीं करता है। कास्ट की बात करेंगे तो राजशाही में जाइए, जी। पुराने पंचायत में जाइए। तो जाति और जो लोकतंत्र शाही है, दोनों के एक दूसरे क्या है? ये दूसरे के विपरीत हैं, लेकिन दोनों एक साथ चलते हैं तालमेल करके। सही बात। समझ गए कि नहीं? दे आर कंपेटेबल टू ईच अदर। राइट। तो आज के डेट में भी हम ऐसे नहीं कहते कि ए से अगर इनका नाम अनंत है तो इनको आप जो है वो और नाम के क्षेत्र से उतार दीजिए विधानसभा से। ऐसे नहीं करते। कितना कहाँ पे कौन वोट है, जाट कहाँ पे है, जाटव कितना पे है, ठीक है, और राजभर कितना है, पटेल कितना है, उस हिसाब से चुन चुन के देते हैं जी। तो इस देश में इसी प्रकार का देखिए कि ये प्रशासन तो क्या है, शासन का ही तो हिस्सा है ना, इन दोनों का कंपेटेबल है। तो कैसे हम करेंगे? लेकिन ये है। और प्रशासन बहुत अच्छी बहस है कि किसी से पूछा जाता है कि अगर इंटरव्यू में आपसे पूछा जाए कि अगर आपको एक प्रशासक को चुनने का मौका मिले और एक शासक को चुनने का मौका मिले तो आप किसको चुनेंगे? तो कहेगा प्रशासक को। लेकिन प्रशासक बेलगाम घोड़ा है, उसको एक बार चुन लिया तो 40 साल तक नहीं उतरेगा। समझ गए कि नहीं? बिल्कुल। वो प्रमोशन पाके एक सिपाही जो कभी चोर नहीं पकड़ा, भ्रष्टाचार में लिप्त रहा, वो एक कर्तव्यनिष्ठ दरोगा बन जाएगा और फिर बाद में एक दरोगा जो है कर्तव्यनिष्ठ SP बन जाएगा। सही बात। लेकिन शासन के आदमी ने अगर गड़बड़ किया तो 5 साल नहीं, 10 साल नहीं, 15 साल। देखा ना आपने ममता बनर्जी का हाल? बिल्कुल।
तो शासन की कमान फिर भी हमारे हाथ में है। प्रशासन तो कमान नहीं है, तो बेलगाम, वो तो क्या जगरनॉट है। सर मेरे इस तरह के दो सवाल थे और आपने एक ही सवाल में दूसरे का भी जवाब दे दिया। तो अब सर एक इंडिया की बातों में अंतिम सवाल ये है कि सर अक्सर कहा जाता है कि 21वीं सदी भारत की सदी हो सकती है। आपके अनुसार विकसित भारत के इस विजन को पूरा करने में भारत का युवा वर्ग और भविष्य के सिविल सर्वेंट्स की जिम्मेदारी क्या होनी चाहिए? बहुत ही नीतिपरक प्रश्न है और इस पर काफ़ी सारी चर्चाएं मंत्रालय में होती है, मंत्रियों के बीच में होती है। और बहुत गूढ़ बात है यह है कि कोई भी देश, एक बहुत बड़े विद्वान हुए थे समाजशास्त्री टैलकोट पार्सन्स, उनका एक एजीआईएल मॉडल है। कहते हैं कि समाज जिस तरह से कार को चलने के लिए 4 पहिए चाहिए, उसी प्रकार से समाज को चलने के लिए 4 प्रकार की चीज़ें चाहिए। सबसे पहले आर्थिक सुरक्षा, इसलिए लद्दाख में जनसंख्या कम है और बनारस में अधिक है। क्यों अधिक है? तो वहाँ गंगा नदी है, उपजाऊ मैदान है, आर्थिक सुरक्षा है। जब आर्थिक सुरक्षा लोगों को प्राप्त होगा तो सबसे बड़ा राजनीतिक सुरक्षा। मान लीजिए कि आपके पास भी उतना ही पावर है, आपके पास भी 5 करोड़, मेरे पास भी 5 करोड़, आप एक कार लेके आ रहे हैं, मैं भी कार लेके चौराहे पे हो जाऊँ, तो मैं क्यों पीछे जाऊँ? सही बात। आप क्यों पीछे जाएंगे? अड़ गए दोनों अड़ गए, कभी पहुंचेंगे क्या गंतव्य तक ना? तो उसके लिए एक सिपाही चाहिए, सिटी वाला। तो राजनीतिक चाहिए जो बोलेगा आप पीछे जाइए, आप आगे बढ़िए। तो इसीलिए हम मोहल्ले में भी जब रहते हैं तो रात को दे देते हैं ना एक चौकीदार को कि तुम पूछते रहो भैया आप कौन है? नहीं मेरा मकान है। तुम मेरे से कैसे पूछोगे? नहीं पूछ सकते हैं, आप इतनी रात को आ रहे हैं, क्या समझे? सही बात। तो बात यह है कि राजनीतिक व्यवस्था भी होना उस समाज के लिए बहुत जरूरी है। आनी भी बात है, धर्म और समाजीकरण है, लेकिन राजनीतिक व्यवस्था हर समाज में होता है, उसके स्वरूप अलग अलग हो सकते हैं, ठीक है ना? भारतवर्ष में जो राजनीतिक व्यवस्था का जन्म हुआ, जो प्रशासनिक व्यवस्था का जन्म आप देखते हैं, ओवरनाइट डेमोक्रेसी है। महिलाओं को वोट का अधिकार पाने के लिए अमेरिका में 300-400 साल तक मेहनत करना पड़ा। राइट। 8 मार्च को मनाते हैं ना। भारतवर्ष में जिस दिन भारत आजाद हुआ उस दिन सबको, उसी दिन मिल, नारी पुरुष सबको, जिसकी भी उम्र जो 21 साल से ऊपर थी सबको मिल गया। बिल्कुल। हम जाति के लोग थे। अभी तो पहली सोशल मीडिया पे चलता है कि हम मुस्लिम कहते हैं कि हम बीजेपी को नहीं जीतने देंगे, हम उसको वोट नहीं करेंगे जो बीजेपी का समर्थक। तो आपका जो ज्ञान है, विज्ञान है, आपका विकास है, सब धरा रह गया सिर्फ इस नाम पे, हिंदू मुस्लिम के नाम पे, जाति के नाम पे। ठीक है, रजनी कोठारी बहुत बड़े पॉलिटिकल साइंटिस्ट ने कहा कि पॉलिटिकल पार्टीज में कास्ट का ब्लॉक होता था। जैसे जगजीवन राम जो थे वो खास तरह के थे, एससी के ब्लॉक थे। कमलापति त्रिपाठी जो थे बनारस वाले, वो ब्राह्मणों के मसीहा थे। उधर ललित नारायण जी थे मिथिला के, वो अपना उधर ब्राह्मणों के थे। लेकिन धीरे धीरे क्या हुआ कि कास्ट बिकम ए पॉलिटिकल पार्टी। यादवों ने बना लिया, राजद बना दिया, यादवों के आधार पर समाजवादी पार्टी बन गया, कुर्मी और कोयरी के नाम पे जनता दल बन गया। समझ रहे कि नहीं? और ये सिर्फ हमारे बिहार में नहीं है, कम्मा और रेड्डी, आंध्र प्रदेश में एक बार रेड्डी बनेगा, एक बार कम्मा बनेगा। वोक्का लिंगा और लिंगायत कर्नाटक में, मोदी जी गए थे वहां लिंगायत का वो करने, ठीक है ना? तो वोक्का लिंगा, लिंगायत, ये तमाम प्रकार की चीजें, ये सब हमारे पॉलिटिकल ब्लॉक्स बन गए हैं, पॉलिटिकल पार्टीज बन गए। तो इस देश में, हमारा देश जो है ना, वो है बेसिकली ट्रेडिशनल्स। इसको मॉडर्न स्टेट में आने में थोड़ा टाइम लगेगा। विकसित भारत का समय जो है, हम धीरे धीरे प्रयास कर रहे हैं, ठीक है ना? भूख प्यास को धीरे धीरे मार रहे हैं। जो हमारे स्वास्थ्य की समस्या विशेष सर्कल में था ना ये, जी। तो धीरे धीरे हम शिक्षा को दे रहे हैं, अच्छा काम कर रहे हैं। उसके अलावा जो हम देख रहे हैं कि रोजगार के क्षेत्र में, स्वास्थ्य के क्षेत्र में, बीमा के क्षेत्र में, तमाम प्रकार से हम प्रयास कर रहे हैं अच्छे कामों। एक लंबा प्रोसेस है, लेकिन हाँ, उसकी तरफ हम जा रहे हैं। और ये सही है कि ये सदी ऐसा कोई समय, सदी भारत की इसलिए होने वाली है क्योंकि भारतवर्ष में डेमोग्राफिक डिविडेंड होगा। बिल्कुल सर। क्योंकि भारतवर्ष में आज भी सबसे ज्यादा कामगार जो हाथ है इंडिया में है। बिल्कुल, ठीक है। दुनिया की सबसे बड़ी युवा शक्ति भारतवर्ष में है। बस दुनिया की नीति को ठीक करना है, क्योंकि वो हमारे इंजीनियर को ले जाते हैं, लेकिन हमारे काश्तकार को नहीं ले जाते, हमारे खेत वाले श्रमिक को नहीं ले जाते। तो ब्रेन ड्रॉन कर रहे हैं, ब्राउन ड्रेन नहीं कर रहे हैं, पुट्ठा निष्कासन नहीं कर रहे हैं।
खाली मस्तिष्क निष्कासन कर रहे हैं। बिल्कुल। तो जिस दिन ब्राउन ड्रेन करना शुरू कर देंगे उस दिन हो जाएंगे। और अंतर्राष्ट्रीय G20 हमने कराया, अफ्रीका को हमने बुलाया, आज मोदी जी हमारे घूम रहे हैं और विश्व के सबसे अच्छे नेताओं में से उनकी गिनती की जा रही। तो वो दिन दूर नहीं है कि सारी धीरे धीरे बाधाएं खत्म होंगी, हम भी उसकी तरफ जाएंगे। लेकिन भारतवर्ष के युवाओं को सबसे इम्पोर्टेंट है ना, भारतवर्ष के युवाओं को राष्ट्रवादी होना सबसे इम्पोर्टेंट है। विकसित भारत में ये चीज को जोड़ना पड़ेगा कि राष्ट्रवादी आप तभी हो सकते हैं जब आपको अपने गांव से आप तभी प्यार करेंगे जब गांव के इतिहास के बारे में जानेंगे। बिल्कुल। तो पढ़ाई में लिखाई में न्यू एजुकेशन पॉलिसी जो 2020 आई है, जिसमें रीजनल लैंग्वेजेस की बात की जाती है, अपने गली मोहल्ले के जो हमारे वीर नेता रहे हैं उनकी बात की जाती है, उनके बारे में जो बड़े आदर्श व्यक्ति रहे उनके बारे में बात की जाती है। तो लोकल और ग्लोबल जिसको बोलते हैं ना, तो वो लोकल और ग्लोबल की बात जो आज हो रही है उससे हमारा विकसित भारत के युवाओं का जो योगदान है वो बढ़ चढ़ कर आएगा, क्योंकि हमको धीरे धीरे अब देश की समझ है। राष्ट्रवादी चरित्र तभी डेवलप होगा जब हमको अपने देश के प्रति समझ होगी। बिल्कुल। नहीं तो डेवलप नहीं है, देश ही रह जाएगा, राष्ट्र नहीं बन पाएगा। बिल्कुल सर, बहुत शानदार बात ये आपने अंत में कही। सर अब हमारी बातचीत का अब ये अंतिम पड़ाव है और इस बातचीत में हमारा 5वां सेगमेंट अंतिम पड़ाव में हम रैपिड फायर के रूप में 9 छोटे सवाल आपसे पूछते हैं। एक अंतिम में बड़ा सवाल आपके अनुभव से होगा। तो सर पहला सवाल, छोटा जवाब आपको 9 सवालों का देना है शॉर्ट में। तो सर यूपीएससी की तैयारी के लिए सबसे महत्वपूर्ण क्वालिटी, एक लाइन। ईमानदारी। सक्सेस के लिए सबसे ज्यादा जरूरी, हार्डवर्क, कंसिस्टेंसी या विजडम? कंसिस्टेंसी। एक ऐसी आदत जो हर एस्पिरेंट में होनी चाहिए? जुनून। सोशियोलॉजी का कोई एक ऐसा सिद्धांत जो समाज को समझने में हेल्प करे? सामाजिक संरचना का सिद्धांत। सर आपको यानी कि प्रेमनाथ झा जी को परिभाषित करने वाला एक शब्द या कोई एक लाइन? मध्यम मार्गीय। क्या बात है सर, आपको इसकी कंपनी सबसे ज्यादा अच्छी लगती है, बुक या फैमिली? मुझे तो फैमिली की कंपनी ज्यादा अच्छी लगती है। एक ऐसी आदत सर जो हर एस्पिरेंट में हो तो सफलता आसान हो? राष्ट्रवाद। सर राष्ट्र के प्रति प्रेम, स्नेह। बिल्कुल सर। अध्यापन में सर सबसे ज्यादा आपको कहाँ अच्छा लगता है, विश्वविद्यालयों में या सिविल सर्विस? सिविल सर्विस में ज़्यादा अच्छा इसलिए लगता है क्योंकि जो बच्चे आते हैं जी उनसे हम भी सीखते हैं, मैच्योर होते हैं इसलिए। हाँ, क्योंकि हमारे रिसोर्स हैं, क्योंकि वो बहुत ही एक क्रिएटिव चीज़ों को लेकर आते हैं। कई बार क्या होता है कि वो हमारे लिए एक तरीके से आवक है, उनके चीज़ों को समझना, अपने ज्ञान से उनके ज्ञान को जोड़ना बहुत ही श्रेष्ठकर होता है। और बहुत बार मैंने ऐसा किया है जी। और अपने आप को मजबूत किया उनके ज्ञान से जोड़कर, क्योंकि वो कोई मध्य प्रदेश से आते हैं, कोई छत्तीसगढ़ से आते हैं, कोई पहाड़ों से आते हैं, कोई झारखंड से आते हैं। तो वहाँ की कुछ चीज़ें ऐसी हैं जहाँ आपको पता लगता है कि कैसे, जैसे अभी मौसम की भविष्यवाणी है। अब मौसम की भविष्यवाणी मेट्रोलॉजिकल पूरा दुनिया में करते हैं, मौसम विभाग करते हैं। उत्तर प्रदेश के एक बच्चे से मुझे पता चला कि घाघ की जो कहानी होती है, गांव देहात में जो घाघ होता है, तो चींटियां अगर लाइन से चल रही है तो इसका मतलब बारिश होने वाला है। इस दिन ये हुआ तो 3 महीने बाद ये होने वाला है। इस पेड़ पर लाल चींटी है तो इस पर ये पक्का फल आने वाला है। तो कई सारी चीजें ऐसी होती हैं जो हमारी ज्ञान परंपरा से हम बहुत सारी चीजों को सीखे हैं और सीखने का प्रयास करते हैं। सर एक ऐसी पुस्तक आप बताएं जो सभी को अपने संघर्ष के दिनों में पढ़नी चाहिए। सबसे इम्पोर्टेंट है जो महात्मा गांधी का जो है माय ऑटोबायोग्राफी, सत्य के साथ मेरे प्रयोग, उनकी जो आत्मकथा है उसे पढ़ना चाहिए। वो हर विद्यार्थी को शुरुआत में उसको पढ़ना चाहिए, ठीक है, क्योंकि वो जबरदस्त ढंग से उसके जीवन की सभी चीज़ों को वो आत्मसात करता है। लगता है कि मैं ही वो हूँ। सर अब आखिरी सवाल इस बातचीत का बहुत सारे बच्चों को मोटिवेट करेगा और लाइफ का लेसन भी दे जाएगा। सर कल्पना कीजिए कि आज के डॉक्टर PN झा सर को अचानक से 21 साल की उम्र वाले युवा प्रेमनाथ मिल जाए। यदि आपको उन युवा प्रेमनाथ झा को जीवन प्रबंधन, संघर्ष, सिविल सेवा की तैयारी के संदर्भ में अगर कोई सलाह देनी हो तो आप उनसे क्या करेंगे? क्योंकि अब बहुत अनुभव है, 25 वर्षों की वो जर्नी। मुझे लगता है ये बार बार मेरे जहन में ये प्रश्न आता है कि मुझको अगर मेरे जैसे ही शिक्षक मिल गए होते
तो मैं भी IAS बन गया होता। क्या बात है सर। तो सर लाइफ मैनेजमेंट के लिए उनको क्या सलाह देना चाहते हैं? मैं लाइफ मैनेजमेंट को, हमने कहा लाइफ जो है वो सिर्फ प्रशासनिक सेवा नहीं है, इसीलिए आप जिस विषय में या जिस चीज़ों के बारे में अपने भविष्य को देख रहे हैं उसकी तरफ आप प्रयास जरूर कीजिए, लेकिन साथ साथ में अन्यत्र चीज़ों पर भी ध्यान दीजिए। नाटक देखिए, सिनेमा देखिए, कहानियाँ पढ़िए, साहित्य को पढ़िए, लोगों के साथ जुड़िए, मेला जाइए, त्यौहार जाइए और एक 360 डिग्री पर्सनालिटी का निर्माण कीजिए। बिल्कुल सर, बहुत शानदार सर। ये बातचीत हम यहीं पे संपन्न करते हैं। मुझे उम्मीद है इस बातचीत में आपको भी एंजॉय किया होगा आपने बहुत अच्छा प्रश्न किया और बहुत सारा प्रश्न किया। इस बहाने हम पूरा सबको समेट कर पहुंचा पाए और मुझे आशा है कि जो बच्चे इसको देखेंगे उसको पॉजिटिवली अपने लाइफ का एक फिलॉसफी कहिए, फलसफा कहिए, बिल्कुल सर, जैसा भी कहिए, उसको बनाएंगे और प्रयास करेंगे कि वो अपने जो भी उनका मकसद उसको सफल हो। और फिर से आपको एक बार शुभकामना कि आप ऐसे ही एक के बाद एक योग्य शिक्षक को लाइए और उनसे जो विद्यार्थियों को रूबरू कराइए और उनकी बातों को वहाँ तक पहुँचाइए। शायद उसका उनका गाइडेंस होगा और उनको बहुत प्रेरणा भी मिलेगी और सफलता की सीढ़ी पे वो आगे बढ़ेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद आपको। साथियों, अब आप इस बातचीत को देखिए, प्रेमनाथ झा सर की कौन सी बात आपको हिट कर गई जो आपके जीवन को बदलने में सहायक हो, आपकी यूपीएससी की जर्नी को आसान बनाए। उन सभी बातों में से कुछ बातें अगर अच्छी लगे तो कमेंट बॉक्स में आप अपनी प्रतिक्रिया जरूर दर्ज कराइएगा सर के बारे में, इस पूरी बातचीत के बारे में। तो आप लोग इसे देखिए और ढेर सारा प्यार दीजिए। यदि वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करके लाइक शेयर करना मत भूलिएगा। थैंक यू सो मच सर, फिर से एक बार।